गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 2 ऑफ दिसंबर 2023 मैगज़ीन, जिसके भाग इंटरनेशनल रिलेशंस को हम पढ़ चुके हैं। पहली एक क्लास ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशंस पे हो चुकी है। इसके अलावा मैं बता दूं 6 AM यानी एग्जैक्टली सुबह 6 बजे आपके पास मंथली मैगज़ीन की वीडियो जो है वो आ जाती है। प्लस इसके जो PDF है वो भी आपको, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जिसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आप डेली क्लास का डेली जो PDF होता है यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, जाइए और लिंक को ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। आज हम पहुँच चुके हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये जो न्यूज़ होती है मोस्टली प्रीलिम्स के लिए ही आती है, छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें नहीं है, पॉइंटर है, याद रखने हैं आपको। तो पहले हम चलते हैं, इंडिया रशिया साइन पैक्ट ऑन कुंदानकुलम प्लांट। देखिए, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि रशिया के साथ में मिलकर इंडिया अब जो कुंदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे रिलेटेड एक अग्रीमेंट करने वाले हैं। कब अनाउंसमेंट की गई है? दिसंबर के अंदर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हम 5 दिन के लिए ऑफिशियल विजिट के ऊपर रशिया में गए हुए थे, तब ये बात यहाँ पर आई। अब कुंदाकुलम पावर प्लांट है क्या? अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि क्या अनाउंसमेंट हुई है, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कुंदाकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है या वो क्या काम करता है। तो हम देखेंगे कि कुंदाकुलम पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु के अंदर बनवाया गया है। रशिया ने टेक्निकल असिस्टेंस दी है, यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी, उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से काम कीजिए, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, मदद की है रशिया ने। और बना कहाँ है? इंडिया के तमिलनाडु के अंदर। प्लांट में इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी है कि वो 6000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। तो ये इसकी कैपेसिटी है। कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुआ था? मार्च 2002 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन इसको रोक दिया गया था। क्यों रोका गया था? क्योंकि कुछ फिशरमैन थे, कुछ ऐसे मछुआरे थे जिनको डर लगता था कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर बनेगा तो क्या हो जाएगा? डिज़ास्टर आ जाएगा। यानी कि लोगों की तरफ से इसके प्रति प्रोटेस्ट किया गया कि हमें न्यूक्लियर चीज़ें नहीं चाहिए। बहुत बड़ा डर था। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के बाद में हम देख सकते हैं कि जो कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर हुआ, तो उससे सबको डर लगने लगा। उसके बाद फिर हमने कुछ ही समय पहले, क्योंकि ये 2002 की बात है, तो कुछ ही समय पहले भोपाल गैस ट्रेजिडी को भी यहाँ पर देखा। उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं यूक्रेन का जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो भी ऐसे ही लीक हो गया था। तो बहुत सारी एक साथ चीज़ें चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने भी इसको रोक दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर ऑपरेशनल स्टेटस इसको दोबारा शुरू किया गया। 2016 में इसको दोबारा से शुरू किया, लगभग हम देखते हैं 14 से 15 साल के बाद। और ये पहला पावर यूनिट बनने वाला है कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो कि ऑपरेट करने वाला है। इसकी डिज़ाइन जो होगी वो यहाँ पर 1000 मेगावाट के 2016 से बना दी गई और उसके बाद ये काम करने लगा। लेकिन अब आप कह रहे हो कि इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी 6000 मेगावाट की है। हाँ, है 6000 मेगावाट की, लेकिन चल 2016 से सिर्फ 1000 मेगावाट को ही चलाया गया था। अब डिज़ाइन की बात करें रिएक्टर की, तो देखिए वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है, यानी कि वाटर से लेकर ही, पानी से ही जो अब न्यूक्लियर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बनाता कहते हैं। इससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये एनर्जी जेटिक जो रिएक्टर है वो काम कैसे करेगा। देखिए, न्यूक्लियर में यूक्रेनियम यहाँ पर हो सकता है, या फिर और जो न्यूक्लियर के पार्ट है वो होंगे। अब जब आप इनको तोड़ेंगे ना छोटा छोटा, यानी कि इनके अंदर जब फ्यूजन करवाया जाएगा, तो इनमें से बहुत सारी हीट निकलेगी। और हीट कब निकलती है? जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये एनर्जी निकलेगी। अब इसको साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए और साथ साथ इसको कंट्रोल में रखने के लिए कि ये न्यूक्लियर इतना ज़्यादा पावर ना निकल जाए कि वो बेकाबू हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। लगातार जो रिएक्टर है इसका, जो इसको तोड़ेगा, उसको लगातार काबू में रखने के लिए वाटर एनर्जेटिक है कि पानी उसके बाद डाला जाता है, पानी से कूल्ड किया जाता है, लगातार उसको ठंडा किया जाता है, और फिर उसी वाटर के ज़रिए एनर्जी रिएक्टर मिलकर उससे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको निर्माण किया जाता है। कंप्लीशन की बात की जाए तो अब ये फुल्ली ऑपरेट, मैंने बताया 5000 मेगावाट यहाँ पर अभी फुल्ली ऑपरेट नहीं हुए, रहते हैं, 1000 ही चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है 2027 तक इसको फुल्ली ऑपरेट करवा देंगे। 6000 मेगा पॉइंट का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर बना दिया जाएगा।
ऑपरेटर की बात करें तो रशिया की जो स्टेट कंपनी है, यानी कि रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से जो एक गवर्नमेंट का जिसके ऊपर हम मान सकते हैं कि अधिकार है, उस कंपनी का नाम है, वो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में काम करेगी। तो रशियन स्टेट कंपनी प्लस न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ऐसा ही अगर आप लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप लोगों को और ऐसी ही एक डील के बारे में पता होना चाहिए, जापान प्लस इंडिया की। क्या है वो, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर बताइए, अदरवाइज इसका आंसर मैं आपको कल दूंगी। चलिए नेक्स्ट हम आगे वाले हमारा जो आर्टिकल है उस पर बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया रशिया न्यूक्लियर कॉरपोरेशन। देखिए इसी के थोड़ा सा बता रहा है। देखिए जब 1974 के अंदर इंडिया में पोखरान टेस्ट होता है, तो पोखरान के अंदर जब टेस्ट होता है तो उस टाइम पे न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब जितने भी लोग यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे, जो कि ऑलमोस्ट आज के टाइम पे भी 91, 97, 197 उनमें से इंडिया खुद में आता था, तो उन सभी को इस ट्रीटी के अंतर्गत 1965 के अंदर ये होती है, और इस ट्रीटी के अंतर्गत ये मानना था कि वो कभी भी अपनी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर जो है उसको नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर को नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने इसको तोड़ दिया ट्रीटी को, क्योंकि उन्होंने सीक्रेटली, देखिए क्या होता था कि जब सैटेलाइट जो थी वो यहाँ से गुजरती थी ऊपर से, तो उस टाइम पे पोखरान का जो राजस्थान का हमारा एरिया है वहाँ पर उसको छुपा दिया जाता था एक्सपेरिमेंट को। लेकिन फिर यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के साथ में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, तो उन्होंने इस पोखरान टेस्ट को करवाया, और पोखरान टेस्ट के बाद में जब ये सक्सेसफुल हो गया तो सोवियत यूनियन क्या था उस समय पे, रशिया प्लस में जो आसपास की और कंट्रीज थी, जैसे कि बेलारूस यहाँ पर था, यूक्रेन यहाँ पर था, और जो एक दो कंट्रीज थी वो सभी मिलकर एक साथ सोवियत यूनियन बनाती थी। यानी सभी की सभी एक ऐसी कंट्रीज थी, सोवियत होने के साथ साथ में सोशलिस्ट कंट्री हुआ करती थी। लेकिन फिर ये सोवियत यूनियन टूट जाता है कोल्ड वॉर के दौरान के अंदर, और उसके बाद रशिया जो है वो अलग से रह जाता है, अलग अलग कंट्रीज खुद में इंडिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन 1964 के अंदर यहाँ पर सोवियत यूनियन था, तो उस समय पे जो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इंडिया का साथ दिया, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो इंडिया के खिलाफ खड़ी थी। खासकर हम देख पाएंगे अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज को, और क्योंकि अमेरिका और जो रशिया है उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहता था, सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहता था, तो वो क्या था, ऑटोमेटिकली अमेरिका का कोई दुश्मन है तो रशिया क्या करेगा, उसका सपोर्ट करेगा। तो इंडिया को यहाँ पर रशिया की तरफ से सोवियत यूनियन से सपोर्ट मिला। फिर हम देखते हैं कि फ्रांस को ने भी यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर, कि कोई बात नहीं, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो क्यों अपना यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। देखिए जो न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी थी वो इसी वजह से करवाई गई थी, क्योंकि अमेरिका ने जो न्यूक्लियर का डिजास्टर दिखाया था जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, उसके बाद लगने लगा था कि अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो यहाँ पर अब इसका इस्तेमाल और नहीं होना चाहिए, यानी कि ना इसका इस्तेमाल होना चाहिए, प्रोडक्शन भी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इस्तेमाल भी नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर मानी गई थी। लेकिन यहाँ पर ये लोग ऐसा भूल गए कि इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए भी तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना न्यूक्लियर का। तो न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट इसी तरीके से उनको दिखाया भी गया कि हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए है उनको, उनके लिए हम इसको एज अ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे, पावर प्लांट बनाएंगे, चीज़ों से खरीदा। लेकिन फिर अपने डिफेंस के लिए भी ज़रूरत थी इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ में कोई खड़ा नहीं था, तो इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पर अपना बनाया। उस समय पे सोवियत यूनियन ने हमारा साथ दिया, ग्लोबल न्यूक्लियर आइसोलेशन बिल्कुल छोड़ दिया गया था। स्टिल जो है यूनियंस हम बात कर सकते हैं सोवियत यूनियन की या फिर रशिया की, वो हमारे साथ ही खड़ा हुआ था। मटेरियल की बात करें तो यूएसएसआर ने देखिए एक तो हैवी वाटर यहाँ पर पहुँचाया, कैनेडियन बिल्ट रिएक्टर्स जो होते हैं उनसे, यानी कि वो पानी के साथ में यहाँ पर रिएक्ट करके कोल्ड हो जाएंगे, कोई नुकसान उससे नहीं होगा। वाटर रिएक्टर जो थे उसको इंडिया को दिया। इसके अलावा फ्यूअल दिया। देखिए तारापुर महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा BWR के पावर प्लांट्स वगैरह हमने लगाए हुए थे उनके लिए कुछ फ्यूल भी चाहिए था, तो वो भी यहाँ पर रशिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। फिर 2002 के अंदर हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन होता है, और ये क्या था कि न्यूक्लियर कॉपरेशन शुरू हो जाएगी एक नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ में, कि पीसफुल यूज़ किया जाएगा एनर्जी जो है उसको साइन कर दिया गया, यानी कि शांति से इसका इस्तेमाल करो। जो भी न्यूक्लियर चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, तो वो पीसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर अटैक कर दोगे,
और इसके बाद में जो पहला पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो था 1000 मेगावाट का, उसको तमिलनाडु के कुंदानकुलम में खोला गया 2013 के अंदर। पार्टनरशिप की बात करें तो ये जॉइंट कंस्ट्रक्शन है 3 यूनिट 3 एंड 4 के अंदर और यूनिट 5 एंड 6 कुंदानकुलम के अंदर। उसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर। अब यूएन क्या होता है, देखिए यूएन जिस तरीके से हमारा संविधान हो उसके ऊपर हम काम करते हैं, ऐसे यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग जनरल असेंबलीज हमें दिखाई देती हैं। एक हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, दूसरी हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरी हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट से रिलेटेड काउंसिल भी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड काउंसिल भी है। अब जो चार्टर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी के आधार पर जब यूएन की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस की, तो वो हुआ था उसके चार्टर के ऊपर। तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक सभी को यूएन का जो प्रोसीजर है, काम करने का जो तरीका है, उसको पावर कहाँ से मिलती है, यूएन चार्टर से मिलती है। तो उसका आर्टिकल 99 क्या बोलता है, ये यहाँ पर आज हमें समझना है। कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, जो कि इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बोला है कि मैं आर्टिकल 99 जो है उसको इन्वोक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ताकि जो यूएन के चार्टर है वो एक सीज फायर कर सके इजराइल ऑनगोइंग मिलिट्री अटैक के ऊपर। यानी कि इजराइल जो अभी मिलिट्री अटैक कर रहा था गाजा स्ट्रिप के ऊपर, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि 99 को वो तोड़ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि 99 आर्टिकल है क्या। देखिए आर्टिकल 99 साफ साफ बोलता है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो यहाँ पर अटेंशन लेके आ सकता है सिक्योरिटी काउंसिल की किसी भी मैटर पे जो किसी इंटरनेशनली हम देखेंगे कि पीस और सिक्योरिटी को हिंडर कर रहा हो या थ्रेटन कर रहा हो, खतरा हो। यानी कि अब सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है उसमें हमें पता है 197 मेंबर्स हैं, लेकिन ये तो जनरल असेंबली है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये सबसे पावरफुल काउंसिल यहाँ पर मानी गई क्योंकि इसमें 5 मेंबर हैं। पहला मेंबर हम देख पाएंगे यूएसए को, दूसरा मेंबर यहाँ पर रशिया है, तीसरा यहाँ पर चाइना एज ए मेंबर दिखाई देता है, यूके एज ए मेंबर है, जर्मनी। ये जो 5 मेंबर आपको दिखाई देते हैं, सॉरी फ्रांस यहाँ पर होगा, ये जो 5 मेंबर आपको दिखाई देते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरनेशनल यहाँ पर जो कोर्ट है क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड, जब ये कोई ऑर्डर देते हैं, तो क्योंकि इस कोर्ट के पास कोई इम्प्लीमेंटेशन पावर तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं कि मान लीजिए इंडिया ने कुछ कर दिया या बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब हम लोग गए आईसीजे के पास, क्योंकि देखिए थोड़ा सिंपल होके इसको समझिए। मान लीजिए इंडिया के अंदर 2 स्टेट है, यूपी और एमपी, दोनों स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया। अब ये यूपी और एमपी का झगड़ा चल रहा है, यूपी के हाई कोर्ट में चलाएंगे तो वो यूपी की साइड ले सकता है, एमपी में करेंगे तो एमपी की साइड ले सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, बाइसनेस दिखाई देगी। इसलिए स्टेट कहाँ जाएंगे अपने झगड़े को लेके, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि आप सुलझवाइए, या फिर पार्लियामेंट के पास जाएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा हो गया है। अब दोनों कंट्री अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो प्रॉब्लम, इंडिया के में आएंगी तो इनको लगेगा कि हमारे साथ बाइसनेस हुई है, तो ये सब कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाएंगे। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेगा कि पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान ने ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या होगा, पाकिस्तान को वो कुछ सजा देंगे, मान लीजिए एनी, ठीक है, कोई भी उन्होंने बोला कि आपको ये पनिशमेंट जो है दी जाती है। अब पनिशमेंट तो दे दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पनिशमेंट देगा तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हमारी पुलिस फोर्स है, हमारी ऑल इंडिया फोर्स यहाँ पर है, हम देख पाएंगे ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर है, वो उनके बिहाफ पे काम करेंगे। लेकिन इंटरनेशनली तो क्या हमारे यहाँ पर आईसीजी का कोई रूल जो है वो इतना अच्छे से चलता है, कोई कंट्री कहेगा मैं तो नहीं मानता, चलो आपने कोई पनिशमेंट दे दी, मुझे नहीं मानना। अब क्या होगा, अब जो सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर है, अगर वो सब, उनके पास इतनी पावर है इन 5 देशों के पास कि ये उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे, लागू कर दे, कि उनकी ये जजमेंट आई है आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फोर्सेज हैं वो नहीं तो आपसे ये करवाएंगी। तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत स्ट्रॉन्ग है इस तरीके से। दूसरे तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल कैसे स्ट्रॉन्ग है, 5 देशों के पास होती है वीटो पावर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर जैसे कि हमारी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर बहुत सारे रेजोल्यूशंस वगैरह को पास किया जाता है। ठीक है, आपको जैसे इजराइल का ही हम एग्जांपल लेते हैं, इजराइल के ऊपर लगातार रेजोल्यूशन आ रहे थे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी कि मेजोरिटी भी दे दी, 127 जो
कंट्रीज़ हैं उन्होंने मेजोरिटी कर दी, क्योंकि 127 जो है वो 197 के अंदर अगर हम देखेंगे तो मेजोरिटी में आएंगी। अब मेंबर कंट्रीज़ के पास 3 ऑप्शन होते हैं, कोई रेजोल्यूशन उनके सामने रखा गया, राइट, या कोई भी बिल वगैरह जिस तरीके से आप कंपेयर कर लीजिए वो उनके सामने रखा। एक तो वो उनको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है हम हामी भरते हैं, अग्री हैं, दूसरा वो उसको डिसअग्री कर दे, तीसरा वो कुछ भी ना करे, कहते हैं कि हम तो एब्सेंट हैं, हमें नहीं देना है कोई वोट। यहाँ पे वोटिंग होती है। अब मेजोरिटी के साथ जो यहाँ पर रेजोल्यूशन पास हो गया, अब उस पर काम होना चाहिए। जैसे इजराइल के ऊपर रेजोल्यूशन क्या पास हुआ था कि उसको सीज फायर करना होगा, एकदम से जो भी वो अटैक करा उसको वहीं के वहीं बंद कर दे। तो अभी ये चीज़ जाती है सिक्योरिटी के पास, यूएसए जो यहाँ पर हम देखते हैं यूएन की जनरल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके पास ये जाएगी। अब 5 कंट्री में से अगर एक कंट्री भी यहाँ पर वीटो कर देगी कि ये गलत है, ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए या सीज फायर नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल देखा था यूएसए का कि यूएसए ने वीटो कर दिया था, कह रहे हैं कि नहीं सीज फायर नहीं होगी, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस का यानी 127 लोगों का अग्री होना कोई मायने नहीं रखता है। 127 देशों के सामने सिर्फ एक सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंट्री है वो ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी फैसला लेना होगा तो 5 कंट्रीज़ को यहाँ पर अग्री होना बहुत ज़रूरी है। एक भी कंट्री जो अगर वो डिसअग्री कर जाती है तो सिंपल सी बात है कि वो काम अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, वो वहीं के वहीं हट गया है। इसको आसान करके समझ सकते हो इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी बिल है, अब बिल को पहले राज्यसभा में लॉन्च कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उन्होंने पास कर दिया, फिर लोकसभा ने पास कर दिया, लास्ट में बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट उसको नकार दे तो यहाँ पर कितने लोगों ने इसको पास करने के लिए अपनी वोट दी है, हम टोटल मानते हैं 750 में से मान लीजिए ऑलमोस्ट 550 लोगों ने इस पर अग्री किया था, तो इनकी वैल्यू कुछ नहीं है अकेले प्रेसिडेंट के सामने। आई होप अब अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की अटेंशन करवा सकता है जनरल सेक्रेटरी। जब भी आर्टिकल 99 जो होता है, जो जनरल सेक्रेटरी है यूएन का, जिस तरीके से हमारे हाउस के लोकसभा के स्पीकर होते हैं या फिर राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक जनरल सेक्रेटरी होता है जो उस पूरे के पूरे हाउस को अच्छे से संभालता है, या यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस है उनको देखते हैं। तो उन्होंने अटेंशन करवाई है सिक्योरिटी काउंसिल की कि देखिए इसकी पीस एंड जो सिक्योरिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो उसको ख़राब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल और गाज़ा का ही युद्ध नहीं रह गया था ये, इसमें बीच में हमने सीरिया को भी कूदते हुए दिखाई दिया, इसमें बीच में हमने देखा लेबनान के ऊपर भी यहाँ पर फायर हो रही थी, स्ट्राइक हो रही थी, एयर स्ट्राइक। उसके अलावा ईरान के कुछ ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को रोक रहे हैं, उनके शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ इजराइल और गाज़ा के बीच में रह गया? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ का और नुकसान हो रहा है। ओमान का नुकसान हो रहा है, यमन का नुकसान हो रहा है, उनका ट्रेड नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से इन्होंने किया। अब ये एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि मन मर्जी होती है, उनको ठीक लगेगा तो वो ऐसा करेंगे, उन्होंने ऐसा कर भी दिया। अब हम देखते हैं कि यूएनएससी की क्या इस पर कोई ऑब्लिगेशन है, यानी यूनाइटेड की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, देखिए यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको ऑब्लिग है, उसको मानना पड़ेगा कि अगर आर्टिकल 99 के तहत यहाँ पर इसके जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड के, उन्होंने उनको बोला है तो वो क्या करेंगे, काउंसिल के अंदर एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के तहत जो अटेंशन है वो आर्टिकल 99 के ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो हमें पता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास भी आर्टिकल 75 के तहत कुछ ऐसी पावर होती है कि अगर वो चाहे तो हमारी जो हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या होती है, पार्लियामेंट्री काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो है या कैबिनेट जो है, उनका ध्यान यहाँ पर प्रेसिडेंट किसी भी मुद्दे के ऊपर लेके आ सकता है कि ये बिल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एक बार दोबारा से इसके ऊपर बताइए, एक बार ध्यान दीजिए, क्या इस पर कुछ होना चाहिए। तो ऐसी कुछ पावर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। दोनों के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रखना थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पहले कभी इस आर्टिकल को इस्तेमाल किया है? बिल्कुल किया है। 1960 में हम देखते हैं कोंगो के अंदर क्राइसिस हुआ था जिसमें इसको इन्वोक किया गया था
लागू किया गया था। और वो क्या था, बेल्जियम विड्रॉल, जहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनाएगी कि कोंगो की और बेल्जियम की लड़ाई हो रही है और उसमें बेल्जियम को बोला गया कि आप विड्रॉ कर लो। कैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, यानी कि बांग्लादेश खुद की आज़ादी के लिए युद्ध कर रहा था, और उस टाइम पे इसको लेके आया गया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर, यानी कि लोग बहुत सारे ऐसे थे जिनकी डेथ हो रही थी और मानवतावाद के लिए, इंसानियत के लिए यहाँ पर इसको क्राइसिस हो रहा था। तो उसके लिए इंटरनेशनल एक्शन लेने के लिए अर्ज किया गया, यहाँ पर एक गुहार टाइप ऑफ लगाई गई। 1979 में फिर इसको लाया गया इरानियन रेवोल्यूशन को लेके, जिसके लिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेके आया गया। होस्टेज क्राइसिस जो हो रहा था कि उनको छोड़ दीजिए, होस्टेजेस को यहाँ पर पकड़ा गया था और उनको छुड़वाने के लिए जो इरानियन रेवोल्यूशन है उस टाइम पे इसका इस्तेमाल हुआ। एक बार हम देखते हैं कि 1989 में भी इस्तेमाल हुआ था, वो हुआ था लिबनीज सिविल वॉर के लिए। इसमें क्या था, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए था, एंगेजमेंट चाहिए था यहाँ पर सिविल वॉर के लिए, क्योंकि अंदर ही सिविल वॉर हो रही थी। तो ऑटोमेटिकली बात कि गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए होगा वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसी वजह से उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर लेके आया गया। क्या अब ये 2023 में आया या 24 में आया? नहीं आ पाया, क्योंकि यूएस ने क्या करा, इस पर वीटो लगा दिया, तो इसको लागू नहीं कर पाए। फिर ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर अलग कैसी होती है ह्यूमैनिटेरियन पॉज से। देखिए, सीज फायर होता है किसी भी चीज़ को एकदम से बंद कर देना। आप कुछ हमले कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, और फिर उसको एकदम से सीज कर दो, मतलब बंद कर दो। और पॉज का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी आप कोई चीज़ को रोक दो। तो वही है ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो होता है, उसमें यूनाइटेड नेशन ने इसको डिफाइन किया हुआ है कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है वो एक टेम्परेरी सेसेशन है, यानी कि टेम्परेरी आप कुछ समय के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, और वो भी सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पर्पज से, सिर्फ इंसानियत के पर्पज से आप उसको बंद कर रहे हो। सीज फायर को हम अदर हैंड देख पाएंगे कि यूनाइटेड नेशन डिफाइन करते हैं कि कैसे सस्पेशन ऑफ फाइटिंग, जब दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अग्री कर देती हैं कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, हम भी नहीं लड़ना चाहते हैं, आप भी नहीं लड़ना चाहते हो, दोनों अग्री कर जाती हैं, तो उसके बाद में इसको यहाँ पर परमानेंट पॉलिटिकल सेटलमेंट के रूप में देखा जा सकता है कि परमानेंटली इसको बंद कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है यहाँ पर 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो क्या है, देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अभी अभी अपनी 75वीं जो उनकी एनिवर्सरी है उसको मनाया। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स अलग अलग कैसे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आप यहाँ से आज को सीख कर जाने वाले हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल अधिकार हैं वो एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स की वजह से ही यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो इंडिया का फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स हो। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर बात की गई थी नेचुरल राइट्स को लाने की, और नेचुरल राइट्स जो होते हैं, प्राकृतिक अधिकार जो हमें प्रकृति की तरफ से मिले हुए हैं, उसके बाद आते हैं ह्यूमन राइट्स की। हर मानव को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जगह से हो, उसके अगर वो इंसान है तो उसको इतने अधिकार तो मिलने चाहिए। फंडामेंटल राइट ये है कि डिपेंड कर सकता है कि किसी कंट्री में इनको कैसे दिया जा रहा है, किसी में नहीं दिया जा रहा है, वो अलग है। चलिए समझते हैं ह्यूमन राइट्स का मीनिंग क्या होता है। राइट्स को आपको पता है, अधिकार होता है। मीनिंग में हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो सभी इंसानों को दिए जाते हैं। उनमें उनकी रेस, सेक्स, नेशनलिटी, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन कोई भी हो वो मायने नहीं रखता है, सबको बराबर ही अधिकार मिलते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट ऐसे अधिकार हैं जो यहाँ पर एवरी सिटीजन को मिलते हैं किसी देश के अंदर। उसमें फिर उनकी कास्ट, क्रीड, बर्थ क्या है, रिलीजन कौन सा, जेंडर क्या है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर वो किसी कंट्री का यहाँ पर नागरिक है तो ही उनको मिलेगा। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं। तो हमारे जो सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियंस को जरूर मिलेंगे। लेकिन कोई फॉरेनर आएगा तो उनको गिने चुने कुछ राइट्स है, जैसे आर्टिकल 21 है, आप उनकी लाइफ नहीं ले सकते, राइट, उनको जीने का अधिकार दिया गया है। तो इसी तरीके से हमें यह समझ में आता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं कि वो यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं, यानी कि हर इंसान के ऊपर, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, उनके ऊपर ये लगेंगे। इसी वजह से आप कई बार देख पाएंगे कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जो होते हैं वो बहुत बार क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज़ का नाम लेती है, उनको बार बार इल्ज़ाम लगाती है कि उनके देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं किया जा रहा है। और इसी स्टेटमेंट से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर
पर एनफोर्समेंट कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन इनका एनफोर्समेंट भी करती है, उनको लागू भी करती है, प्लस प्रमोट भी करती है। फिर अगर हम फंडामेंटल राइट का देखें तो उसकी खुद के देश के वासी ही या उसकी खुद की देश की जो पुलिस है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो उनको इन्फोर्स करती है, कोर्ट करता है। और इसके अलावा हम देखेंगे सोर्सेज क्या है, तो यहाँ पर कहाँ पर मिलते हैं हमें ह्यूमन राइट्स? हमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ए सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि यूनाइटेड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स के अंदर हम देख पाएंगे, तो उसके अंदर इनको देख सकते हैं। दूसरी बात है कि फंडामेंटल राइट किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट 3 देखें, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी दोनों ही होते हैं, इसके अलावा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी में है, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है। और बात करें कि और क्या क्या खबर में है, तो ह्यूमन राइट्स डे जो होता है वो हर साल दिसंबर 10 को मनाया जाता है। खासकर 1948 में जब यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली के द्वारा। तो आई होप ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो, यहाँ पर मेजोरिटी को भी समझ चुके हो, काम कैसे किया जाता है, अडोप्शन कैसे की जाती है। जैसे 1948 में अगर इसको अडोप्ट किया गया था तो कैसे किया होगा, 197 मेंबर्स थे, उनमें से मेजॉरिटी चाहिए होती है। किसी किसी चीज़ के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कभी कभी आपको यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी होती है वो चाहिए होती है 2/3 ऑफ द मेंबर मेजॉरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट और वोट करें उनमें से कम 2/3 लोगों के द्वारा उस पर अग्री किया जाना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो एब्सटेंट रह सकती है, बिल्कुल एब्सेंटी हो सकती है। ये हमारी, जैसे हमारे लोकसभा या राज्यसभा का आपने कभी वोटिंग देखा हो या फिर नहीं भी देखा तो आज ही आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। किसी भी बिल को आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए, देखिए जाकर, तो आपको समझ में आएगा कि इसी तरीके का प्रोसीजर यहाँ पर भी किया जाता है, तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। फिर हम देखते हैं कि थीम क्या था 2023 का। आप देखिए ये प्रीलिम से रिलेटेड सवाल है, खासकर थीम वाला जो है। थीम जो था वो था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो एक तरीके से और ईजी हो गया याद रखना, हमारे प्रीलिम के अंदर भी तीनों चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अंदर तो याद रखिएगा। अब कहते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। देखिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को इसको एक्सेप्ट किया था और एक स्टैंडर्ड बनाया था कि हर इंसान को, हर नेशन में, हर देश के अंदर ये जो होगा ये मान्य रखा जाएगा। तो इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, कि सभी के लिए है ये। यूनिवर्सल क्या होता है, हर किसी के लिए, और डिक्लेरेशन यानी कि डिक्लेयर किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है ह्यूमन राइट्स की। तो ऐसा नहीं होगा कि इसको क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में सभी कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस पर अग्री किया है या मेजोरिटी ने अग्री किया है तो ये सभी पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने डिसअग्री किया था उन पे लागू नहीं होगा, उनके ऊपर भी लागू होगा ये। तो सभी के लिए, पूरे के पूरे जितना भी हमारे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर नेशंस हैं उन पर ये अप्लाई होता है। डिक्लेरेशन की और बात करें तो इसमें एक प्रियम्बल भी है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल मोस्टली क्या होता है कि आपका जब कोई डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसका एसेंस यानी कि उसके अंदर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम देख सकते हैं उसको, कि इंट्रो के अंदर आपको पता होता है ना कि सारी चीज़ें हम क्या क्या बातें करने वाले हैं इसमें, तो वो इंट्रो प्लस कंक्लूजन दोनों का ही यहाँ पर मिलाकर प्रियम्बल बनता है। और उसको ज़्यादातर क्या किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के आगे यहाँ पर लगाया जाता है, फ्रंट में लगाया जाता है। जैसे कि हमारा प्रियम्बल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बिल्कुल लास्ट में बना था, लेकिन अभी प्लेस कहाँ पर है, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि हमारा प्रियम्बल कहाँ प्लेस है, क्या वो लास्ट में प्लेस है या फ्रंट में प्लेस है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में यानी कि इंट्रो में, फ्रंट के ऊपर, पहले पेज के ऊपर यहाँ पर जब शुरुआत होती है तो वहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से इसके अंदर भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसके अंदर एक प्रियम्बल है जो कि स्टार्टिंग में रखा गया है और इसके अंदर 30 आर्टिकल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, ओरिजिनली कम थे लेकिन अब 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इसी वजह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 आर्टिकल्स हैं, तो 30 आर्टिकल हैं तो छोटा सा है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स की सभी के अंदर अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या अधिकार यहाँ पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिकल 1 को देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं अगर उनका जन्म होता है
तो वो एक तो वो जन्म लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, बोर्न फ्री, यानी कि वो पैदा जब हुए हैं तो उस टाइम पे वो फ्री है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्लेव बना के रख लीजिए या फिर दास वो पैदा हो गई है, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने जन्म लिया तो जन्म के टाइम पे वो बिल्कुल फ्री है, आज़ाद है, और उसके अलावा इक्वल है डिग्निटी एंड राइट्स के मैटर में। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कहीं किसी गरीब के घर पे जन्म ले लिया तो अब उसके जो अधिकार हैं वो उसको थोड़े कम मिलेंगे। यहाँ पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है। जो जैसा है कहीं पे भी जन्म लिया हो उसका अधिकार, उसकी हर जो राइट्स हैं, उसकी जो डिग्निटी है, वो सारी चीज़ें उसको मिलेंगी यहाँ पर जन्म लेते ही। आर्टिकल 2 बात करता है कि एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम। हर कोई यहाँ पर इंटाइटल्ड है, जो उनको सभी के सभी अधिकार मिले, सारी की सारी फ्रीडम यहाँ पर दी जाएगी। अदर आर्टिकल्स की बात करें तो ये कहते हैं कि एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। यहाँ पर ये राइट दिए गए हैं, हर किसी के पास जीने का अधिकार है, लिबर्टी आज़ादी का अधिकार है, सिक्योरिटी का अधिकार है कि ऐसा ना हो कि उनको कोई भी मार दे। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ आर्टिकल हम खुद भी देख सकते हैं। आर्टिकल हमारे जो 21 है जिसमें बोला गया कि कोर्ट के सामने जाकर आप खुद से अपना खिलाफ में यहाँ पर बयान नहीं दोगे, आप उसके बेरोजगार हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप उसके लिए फोर्स नहीं किए जा सकते कि आपको देना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। दूसरा आर्टिकल हम देख पाएंगे जैसे कि अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। ये क्या है, ये भी आपकी जो हैबिलिस कॉर्पस हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिक्योरिटी है कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो यही यहाँ पर भी है कि हर किसी को सिक्योरिटी मिलेगी और कोई भी यहाँ पर स्लेवरी नहीं करेगा, दास के लिए किसी के लिए सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई इनह्यूमन यहाँ पर या फिर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, टॉर्चर नहीं दिया जाएगा किसी भी इंसान को। सिग्निफिकेंट की बात करें, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आए थे और उनको यहाँ पर यूनिवर्सली प्रोटेक्शन किया गया कि सभी के लिए बराबर है, और लगभग 500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर इनको ट्रांसलेट किया और अलग अलग कंट्रीज़ को भेजा गया, दिया गया। अचीवमेंट की बात करें कि आज तक इसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उपलब्धि है इसकी, तो देखिए UDHR की उपलब्धि ये है कि एक तो नेशंस जो है उन्होंने इसको अपने गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह यहाँ पर लीगल सिस्टम में अडोप्ट कर दिया। क्या इंडिया उनमें से एक था? हाँ, इंडिया उनमें से एक था। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स को रखा हुआ है, DPSPs को रखा हुआ है। हालांकि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी। वो कब आती हैं? 42 यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आती है 1976 में। लेकिन हमने एटलीस्ट इसको किया था, और हमारा क्योंकि उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन ही रहा था, 48 से लेके 50 तक बन ही रहा था, 49 तक हम बोलेंगे कि 26 नवंबर तक, तो उस समय पे हमने इसको उसी टाइम पे लागू कर लिया था। और इसी तरीके से अलग कंट्रीज़ ने भी इनको अडोप्ट किया। ये सर्व करता है 70 से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ को इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे जो जो इंस्पिरेशन बना है उनके लिए। इसने बहुत सारे मूवमेंट को राइज किया, यानी कि कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। जैसे कि रेसिज्म के खिलाफ मूवमेंट क्या की, ये तो हमारा अधिकार है ना, हम जन्म लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कोई काला पैदा हुआ है, कोई गोरा पैदा हुआ है, कोई अफ्रीका में पैदा हुआ है, तो कोई इंडिया में पैदा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है। सिर्फ इस बात के ऊपर कि कोई कहाँ पे पैदा हुआ है, कोई सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं हो जाता। हम सब क्या हैं? होमो सेपियंस हैं, और एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सेम रेस, हम तो सभी के सभी एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं ना। तो ये क्या अलग अलग फिर हम बातें कर रहे हैं कि तुम अफ्रीकन हो, तुम द्राविडियन हो, इंडिया के अंदर ही ये चल रहा है कि मैं यहाँ पर आर्यन हूँ, तुम द्राविडियन हो, ये सारी चीज़ें गलत है। ऐसा रेसिज्म नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ मूवमेंट हुए, लोगों को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें गलत है। फिर हम देखते हैं LGBTQIQ+ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम तो जीवन से फ्री है, हमारे तो सेम अधिकार है, तो हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये मूवमेंट्स यहाँ पर आए। फिर डीकोलोनाइजेशन पे बहुत बड़ा इसका असर हुआ, क्योंकि उसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर UK के अंदर हम देख रहे हैं कि कोलोनाइजेशन के अंदर थी, और क्योंकि वो लोग यहाँ पर कोलोनाइज थी, उपनिवेशवाद के अंदर यहाँ पर थी, तो उनको फ्रीडम दिलाने में भी इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई, या हम कह सकते हैं कि इंस्पायर किया एक तरीके से, कि वो इससे लगा कि हाँ ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ भी तो जी रहे हैं, जब हमें आज़ादी मिलनी चाहिए तो हमें आज़ाद होना होगा। और एंटी
एपेरेथाइड मूवमेंट्स जो हैं, जो भी ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हुए या फ्रीडम फाइटर जो है वर्ल्ड वाइड, वो साथ में आए एक दूसरे के साथ और यहाँ पर लड़ना उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो कि है पाकिस्तान बीट्स इंडिया टू सिक्योर द वाइस चेयर पोस्ट एट यूनेस्को। अब ये एक और यूनाइटेड नेशंस की हमें समझ में आता है कि एक और असेंबली है, और ये क्या है ग्रुप, ये होता है यूनाइटेड नेशंस। ई से होता है एजुकेशनल, या फिर एस से साइंटिफिक, सी से हम देखेंगे कल्चरल, और ओ से होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान जो है उसने इंडिया को हरा दिया है, वाइस चेयर पोस्ट उसको मिल गई है। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली डिफेंड किया है, इलेक्शन जब हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के यूनेस्को के अंदर में, और उसको वाइस चेयर पोस्ट यहाँ पर मिल गई है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। और बात करें तो हमें अब ये जानना चाहिए कि यूनेस्को का एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता क्या है। तो यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका यहाँ पर 218वां सेशन हो रहा था, और यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो हेल्ड हुआ है उसके 218वें सेशन जो कि पेरिस में हुआ है, उसके अंदर ही यहाँ पर इलेक्शंस को करवाया गया। फिर वोट टैली हुई। देखिए पाकिस्तान जो है उसको विक्ट्री मिली यहाँ पर लगभग 38 वोट्स के साथ में, और इंडिया को, जो इंडिया के कैंडिडेट थे उनको 18 वोट्स मिले थे इलेक्शन में। एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर ये हो रहा था, तो पाकिस्तान ने पोजीशन जो है वाइस चेयर की यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 2023 से 2025 तक एशिया पैसिफिक ग्रुप की यहाँ पर ले ली है। तो 2023 से 25 तक है, तो हम समझ सकते हैं कि 2 साल के लिए यहाँ पर जो ये पोजीशन होती है वो एशिया के अंदर जो ग्रुप है उसमें मिलेगी। अब ये बात समझिए कि एशिया पैसिफिक के अंदर कितनी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट हमें पता है कि 117 टोटल यहाँ पर कंट्रीज होती हैं, और उनमें से हम देख पाएंगे कि हर साल, हर 2 साल के बाद में ये रेगुलेट होता रहता है, यानी कोई और कंट्री बनेगी, फिर कोई और कंट्री बनेगी, फिर कोई और कंट्री का मेंबर कैंडिडेट यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। यूनेस्को की और बात करें तो यूनेस्को का काम होता है पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को बढ़ाना, खासकर यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कराना, यानी कि सहभागिता करें, लोग आपस में मिलजुल कर काम करें, एजुकेशन के ऊपर, यहाँ पर साइंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, तो इन सारी चीज़ों में साथ में मिले और इसका जो लेवल है पूरी मानव सभ्यता के लिए उसको और बढ़ाएं। और हम बात करते हैं कि यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, तो हमें देखने को मिलता है कि इसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसको बनाया जाता है 1945 के अंदर, नवंबर 16 1945 में ये बनती है। हेड क्वार्टर इसके पेरिस में है। ये चीज़ें आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेंबर्स की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 194 यहाँ पर मेंबर है, यानी कि 194 मेंबर्स यहाँ पर हैं, और उसके अलावा 12 एसोसिएट मेंबर भी हैं, यानी कि जो साथ में जुड़े हुए हैं, परमानेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया, तो 5 मेंबर जो है परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर है, लेकिन 10 मेंबर ऐसे भी हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है, जस्ट वो एसोसिएट मेंबर है, जुड़े हुए हैं साथ में। उसके बाद हम चलते हैं यूनेस्को की गवर्नेंस के ऊपर, काम कैसे करता है, कार्यभार जो है वो कैसे संभालता है। तो जर्नल कॉन्फ्रेंस इसमें है एक, जिसमें जो जर्नल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर यूनेस्को की मेंबर स्टेट के सभी एक एक मेंबर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो यहाँ पर होंगे, और ये हर 2 साल में एक बार मिलती है। वोटिंग यहाँ पर क्या होगी, एक वोट एक कंट्री, यानी कि 194 मेंबर्स हैं, तो जो वोट होगी वो मानी जाएगी कि एक वोट जो की गई है उसमें पूरे इंडिया की वोट वो मानी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर हमें 2 वोट करने को मिल जाए या 3 करने को मिल जाए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री छोटी बड़ी कैसी भी हो, एक वोट ही उसको दी जाती है। यहाँ पर साइज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है, बजट के कॉन्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर कोई ऐसा मान्य नहीं है। इसकी जो परमानेंट यहाँ पर हम बोलेंगे कि लैंग्वेजेस है, उसमें हम देखेंगे अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। देखिए जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लैंग्वेजेस को यहाँ पर क्या किया हुआ है, फॉर्मली अडोप्ट किया हुआ है। हमारे इंडिया में 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको बोला जाता है, खासकर रीजनल लेवल के ऊपर। उनको लैंग्वेज बोल दीजिए, स्पिरिट बोल दीजिए, स्क्रिप्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन वो 100 से ज़्यादा आपको मिलेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली कितनी की जगह दी गई है, हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्मली 22 ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको शेड्यूल 8 जो है हमारे संविधान का उसमें रखा गया है। उसी तरीके से अब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस वर्ल्ड में बोली जाती है, 1500 प्लस तो 100% होंगी या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 6 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल दर्जा दिया गया है जिनको बोला जाता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या इनको काम करने होते हैं। सबसे पहले तो इनको अपनी जो पॉलिसीज़ है, खासकर वर्क लाइन से रिलेटेड
उनको डिटरमाइन करना है, निश्चित करना है कि क्या क्या हमें काम करना है। फिर कुछ प्रोग्राम्स को सेट किया जाता है, यूनेस्को का बजट लाया जाता है। जो भी मेरे साथ डेली जुड़ा हुआ वो बजट को अच्छे से समझ चुका होगा, क्योंकि कल ही के न्यूज़पेपर में, यानी कि हम देखेंगे कल या परसों जो 2 दिन का न्यूज़पेपर है, 2 एंड जो 3 फरवरी का न्यूज़पेपर, उसी में हम लोगों ने अच्छे से इसको समझा है, राइट, कि बजट क्या होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर यूनेस्को का बजट को सेट किया जाता है, किस कंट्री को कितना पैसा मिलेगा, एजुकेशन में किस यूनिवर्सिटी को कितना ज़्यादा यहाँ पर दिया जाएगा पैसा, साइंस एंड रिसर्च के लिए किन को कितनी एलोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। फिर इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। कोई यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा, दूसरे क्या बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। फिर यहाँ पर एशिया ग्रुप का बन रहा है, इसी तरीके से यूरोपियन जो ग्रुप है उसका बनेगा। फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अमेरिकन ग्रुप का यहाँ पर बनेगा। उसके अलावा हम देख पाएंगे अफ्रीकन ग्रुप का बनेगा। तो इसी तरीके से 7 कॉन्टिनेंट की तरह ओशनिया का यहाँ पर बनेगा। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ के अलग अलग एग्जीक्यूटिव के बोर्ड मेंबर बनाए जाएंगे। और इसका जो डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि पूरे के पूरे ये जितने एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के, उनको सबको हेड करता है एक इंसान जिसको बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। वो क्या होगा, यहाँ पर 4 साल के लिए बनता है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर कितने साल के लिए बनेंगे, 2-2 साल के लिए। तो ये हमें इतना समझ में आता है। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या करता है, ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखता है। इसके अंदर 58 मेंबर हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस में, और डाइवर्स कल्चर के होंगे, अलग अलग रीजन के होंगे। फिर इनके बाय एनुअल सेशन होते हैं, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, देखिए पूरा का पूरा जो डायरेक्टर जनरल के साथ कॉन्फ्रेंस होगी वो तो होगी 2 साल में एक बार। और हम यहाँ पर देख पाएंगे कि बाय एनुअल होने का मतलब है कि यहाँ पर 1 साल में 2 बार मिला जाता है इनके द्वारा, और टर्म इनकी होती है 4 साल के लिए। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो जो सेक्रेटेरिएट होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर डायरेक्टर जनरल भी होते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो इन्होंने स्टाफ इनका बनाया है वो इन्हीं के द्वारा अपॉइंट करके यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, जो कि है न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम, यूरोपियन यूनियन माइग्रेशन डील। देखिए यूरोपियन यूनियन और जो उनकी मेंबर स्टेट है, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 देशों का समूह है, और इसके अंदर जो यूरोप के अलग अलग नेशन हैं वो एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग यूरोपियन यूनियन को हम देख पाएंगे। इसी तरीके से हमें अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी पता है, जिसके अंदर 57 कंट्रीज़ हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि ये सब एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ में काम करना चाहते हैं। इन सभी नेशन के साथ में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि इनको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, एक दूसरे के साथ में ये मिलकर काम करें और एक दूसरे की एक साथ मिलकर सिक्योरिटी भी करें, यानी कि उसको बचाएं भी। तो ये होती है यूरोपियन यूनियन, और इसकी जो मेंबर स्टेट है 27 मेंबर स्टेट, उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया है। तो यही यूनाइटेड नेशंस की तरह है। यूनाइटेड नेशन सभी वर्ल्ड की कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है। ये लोग क्या है, छोटे स्तर पे 27 लोग हैं, उसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से अपना बनाया हुआ है। और इन्होंने जो एक माइग्रेशन पॉलिसी अभी क्या की है, बनाई है, उसमें रिफॉर्म किया है, तो उसका नाम दिया है न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम। अब ये क्या है, ये सभी के सभी देशों पर, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी के साथ, वोटिंग के साथ इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो जितने भी यूरोप के कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का भाग है, उन सभी के सभी में इसको लागू करना ही पड़ेगा। इसके जो भी हमें आगे चल के अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, क्या क्या शर्तें रखी हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं, वो सब अब हर यूनियन के जो मेंबर हैं उनको मानना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि रिफॉर्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर देखिए, एक तो स्पीडिंग को ध्यान में रखा गया है कि इरेगुलर अराइवल जो भी आते हैं यहाँ पर, देखिए असाइलम होता किसके लिए है, खासकर माइग्रेशन के ऊपर। असाइलम यहाँ पर होते हैं जो लोग या तो अपनी कंट्री के अंदर सेफ नहीं है, मान लीजिए, या फिर उनको माइग्रेट करके आना पड़ा है क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर उनको सेफ्टी के अलावा वहाँ पर जो जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक चीज़ें चाहिए होती है वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो इन स्थितिज में वो यूरोप के अंदर लीगली या इलीगली, खासकर इलीगली यहाँ पर आते हैं, और इलीगली आके असाइलम की सर्विसेज को मांगते हैं कि बेशक हमें बंद कर दीजिए, हमें खाने पीने को दे दीजिए, क्योंकि हम लोग सेफ नहीं हैं, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर यहाँ से निकल गए तो इन्हीं वजह से इनको स्पीडियर किया गया कि थोड़ा जल्दी करो। इरेगुलर अगर कोई अराइवल आ भी जाता है, या फिर क्या करो कि बॉर्डर डिटेंशन सेंटर के यहाँ पर एक सेंटर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि जो कि बॉर्डर्स के पास हो, क्योंकि बॉर्डर्स से ही यहाँ पर अंदर एंट्री करते, इलीगल तरीके से करते हैं। और जो डिपोर्शन होता है, असाइलम जब एप्लीकेंट्स कुछ ऐसे होंगे यहाँ पर जो एप्लीकेशन लगाएंगे उनको रिजेक्ट भी किया जाएगा, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पर सच नहीं
बोलते हैं। असाइलम सर्विस ऐसे ही नहीं मिलती, आपको पहले पकड़ा जाता है, फिर आप उसके लिए अप्लाई करोगे, फिर आपको यहाँ पर कोर्ट के सामने, जज के सामने जाना पड़ता है, फिर जज आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, पूछेंगे, फिर अगर उनमें आपकी रिसर्च करने के बाद, आपको सुनने के बाद आपकी बातों में सच्चाई लगेगी, तभी वो जाके आपको ये सुविधा प्रदान करेंगे। अब मान लीजिए किसी की ये रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि उनको ज़रा जल्दी से डिपोर्ट कर दो, जिस भी कंट्री से वो आए हुए हैं उनको वापस उसी कंट्री में भेज दो। तो उसको थोड़ा जल्दी करो, एक्सेलरेट करो, थोड़ा जल्दबाजी में करो। फिर हम देखते हैं कि पैक्ट के अंदर अभी फॉर्मली अप्रूव्ड होना रहता है यूरोपियन काउंसिल से, जिसमें 27 मेंबर नेशंस यहाँ पर हैं, और यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उससे भी अप्रूव नहीं किया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक इसको अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा। की फीचर्स क्या क्या है नए पैक्ट के माइग्रेशन और असाइलम पे? सबसे पहले स्क्रीनिंग रेगुलेशन। ऐसा बोला गया है कि प्री एंट्री प्रोसीजर थोड़ा सा स्विफ्टली एग्जामिन होने चाहिए। जो असाइलम स्पीकर, मतलब ऐसा ना हो कि वो अपने वहाँ पे भी परेशान था और आप लोग भी उसको 6-6 साल तक ऐसे वेट में रखे हुए, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाओ कि ठीक है, जल्दी जल्दी उनके बारे में बेसिक जो उनकी प्रोफाइल है, जैसे कि वो किस देश से हैं, क्या उनकी एज है, फिंगरप्रिंट्स क्या है, फेशियल इमेज, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होके उनको अगर सही में ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो इंसानियत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वो उनको टाइमली मिल जाना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे यूरोडेक रेगुलेशन। अब इसमें क्या है, इसमें एक बहुत ही लार्ज स्केल का डाटाबेस को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, जिसमें जो यहाँ पर असाइलम के लिए आए हुए हैं रेसिपिएंट जो होंगे, उनके बायोमेट्रिक एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे स्क्रीनिंग के प्रोसेस में, जब उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। अब इसमें क्या इनको एप्लीकेशन में मिल चुकी है? नहीं, अभी एप्लीकेशन में इनको ऐसा नहीं मिला है कि अभी एक्सेप्ट हो गए, अभी जस्ट इनकी क्या हो रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है, टेस्ट लिया जा रहा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है। तो उसको यहाँ पर यूरोडेक के रेगुलेशन में किया जाए। क्योंकि मान लीजिए अब ये एक इंसान है जो कि इंडिया से यहाँ पर चला जाता है लंदन के अंदर। अब वहाँ पर उनका बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ ले गया, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया, कह रहे हैं कि नहीं, आप ना, आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं लग रहा है, वापस जाइए। इनको वापस इंडिया में भेज दिया गया, लेकिन ये पूरा ढीठ है, ये मान ही नहीं रहा, ये कह रहा है मैं फिर से जाऊँगा, लेकिन इस बार मैं जर्मनी में ही लीगली जाऊँगा। अब जर्मनी के पास जब ये जाएंगे तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी स्क्रीनिंग होगी तो क्योंकि लंदन के टाइम पर यहाँ पर पहले ही वो कर लिया गया है, यानी कि इसकी स्क्रीनिंग के टाइम पे इसके बायोमेट्रिक, इसकी इमेज, इसकी फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर एक्सेप्ट है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन फिर से होगी, फिंगरप्रिंट्स को मिलाया जाएगा, पता चल जाएगा नहीं नहीं ये तो झूठा है, चलो चलो इसको वापस भेज दो। तो बहुत सारा टाइम बचेगा। डाटा पहले इसको हो रहा है ना, और क्योंकि जो भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर है यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, उनके सबके साथ ये शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से टाइम जो है वो इससे बच जाएगा, एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है असाइलम प्रोसीजर रेगुलेशन। इसके अंदर 2 पॉसिबल स्टेप यहाँ पर लिए जा सकते हैं माइग्रेंट्स के लिए। जैसे कि एक तो होता है ट्रेडिशनल असाइलम प्रोसीजर, यानी कि जो पहले से अभी तक परंपरागत तरीके से चलता हुआ आ रहा है, कोई भी कार्य करने की एक परंपरा थी, एक तरीके से वो हो रहा था, तो उसी तरीके से होने दो। या फिर दूसरा होता है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे महीने लग जाते हैं, सेवरल मंथ लगते हैं कंप्लीट होने के लिए। दूसरा यहाँ पर है जिसको बोला जाता है फास्ट ट्रैक बॉर्डर प्रोसीजर। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम 12 हफ्तों के अंदर अंदर आपको असाइलम प्रोसीजर जो है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, या तो उनको दे दीजिए या उनको हटा दीजिए। तो ये 2 पॉसिबल स्टेप यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा देखा जा रहा है असाइलम एंड माइग्रेशन मैनेजमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड। इसमें क्या बोला है कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो कि मैंडेटरी सॉलिडरिटी यहाँ पर लेके आए, यानी कि लोगों को एक साथ होने का। इसमें क्या होगा, कंट्रीज़ के पास 3 ऑप्शन होंगे मैनेज करने के, क्योंकि माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो अब उनके लिए 3 ऑप्शन है। पहला वो क्या कर सकते हैं कि कुछ जो नंबर होते हैं असाइलम सीकर के, उनको रीलोकेट कर दो, उनको किसी और कंट्री के पास भेज दो जिनको ज़रूरत है या जो उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन दो हर क्लेम जो करने वाला है, अगर उनको रिफ्यूज़ कर रहा है तो मान लीजिए कोई क्लेम कर रहा है, कह रहे हैं मुझे यहाँ पर आप एक काम करिए, असाइलम दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। फिर वो कहते हैं कि इनको रीलोकेट करो, किसी दूसरी कंट्री के अंदर भेज दो। अब जो दूसरी कंट्री वाला अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो जो क्लेम कर रहा है उसको यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कुछ पैसा वगैरह देना पड़ेगा कि ठीक है आप लोग अपने पास ही रख लिए, लेकिन इसको मैं थोड़ा बहुत फंड कर देता हूँ। और थर्ड यहाँ पर है फाइनेंस ऑपरेशनल सपोर्ट। अगेन क्या होगा कि आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर तीसरी कंट्री कह रही है कि चलो मैं रख लेता
देता हूँ लेकिन आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। तो एक तरीके से मिल बांट के जो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसके समाधान यहाँ पर हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में देखिए तो इसके अंदर 27 कंट्रीज़ हैं जो कोहेसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह काम करती हैं, अर्थव्यवस्था में भी साथ में मिलकर काम करती है, पॉलिटिक्स में भी। इसमें से 19 कंट्री ऐसी हैं जिनकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है। देखिए इसीलिए यूरो जो है वो काफ़ी कॉमन आपको देखने को मिलेगी यूरोप में, आप कहीं पे भी उसको चला सकते हैं। जैसे इंडिया की रुपी क्या है, रुपी है, उसी तरीके से हम और जो कंट्रीज़ हैं उनको देख पाएंगे। यहाँ पर अलग अलग करेंसीज होती है, चाइना की अलग है, रशिया की अलग है रूबल, पाकिस्तान की यहाँ पर हम अलग देख पाएंगे रुपया। तो इसी तरीके से जो अलग अलग करेंसीज हैं वो एक, आप अगर पाकिस्तान में जाके इंडिया के रुपी को यहाँ पर चलाना चाहेंगे तो क्या चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। बांग्लादेश से चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल नहीं है। सामने वाला क्या बोलेगा कि ये तो लीगल टेंडर ही नहीं है, तो लीगल टेंडर नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे। अब लीगल टेंडर होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक तो वो किसी जो खुद की वहाँ की करंट कंट्री है उसकी गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए, दूसरा वो फियाट मनी होना चाहिए यानी कि फिजिकल करेंसी या कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो अगर वो लीगल टेंडर नहीं है तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यूरो जो है वो 19 कंट्रीज़ में यहाँ पर लीगल टेंडर है, और क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है तो वो हर कंट्री के अंदर वहाँ पर चलेगी। फिर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उन्होंने एक इंटरनल सिग्नल मार्केट यहाँ पर डेवलप की हुई है, और उस सभी का सिस्टम जो है वो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, कानूनों के ऊपर भी होता है। जितने भी मेंबर स्टेट यहाँ पर होते हैं इस मैटर के अंदर वो सभी पे अप्लाई होगा, चाहे वो मेंबर यहाँ पर अग्री करें एक दूसरे के साथ में या ना करें, लेकिन स्टिल वहाँ पर क्या होगा कि जो मार्केट सिस्टम होगा यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो सिस्टम है वो यहाँ पर चलेगा। कि अगर 1 kg के अंदर मान लीजिए 1 kg जो है उसको 1 kg में ही लेके हर जगह पर देखा जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर kg की जगह पाउंड सिस्टम इस्तेमाल होता है, तो इसी वजह से स्टैंडर्ड सिस्टम काम करेगा कि 1 पाउंड के अंदर इतना सामान आएगा, इतने पाउंड के अंदर इतना होता है। ग्राम्स के अंदर अगर हम देखेंगे या पाउंड्स के अंदर देखेंगे तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर जगह पे एक ही तरीके से काम करे। 2012 में हमने देखा कि ईयू जो है उसको नोबेल पीस प्राइज के साथ में अवार्ड किया गया है, यानी कि वो नोबेल पीस प्राइज मिला है कि ये जो शांति बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे के पूरे ग्लोब में अपनी भूमिका निभा रही है, क्योंकि ये रिकंसाइलेशन कराती है, यानी कि कहीं ना कहीं समझौते करवाती है, डेमोक्रेसी रखती है, लोकतंत्र है, ह्यूमन राइट्स का हर जगह पालन करवाती है पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है EU सेट रूल्स फॉर यूज़ ऑफ AI। बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि यहाँ पर हम इसको प्रीलिम्स में देख रहे हैं, प्रीलिम्स में भी बिल्कुल ही आ सकता है, लेकिन मेंस में क्योंकि ये लगातार अभी न्यूज़ में था, कभी अमेरिका सामने आ रहा है, कभी EU आ रहा है, कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन सामने आ रहा है, ये सब इसको रेगुलेट करने पर लगे हुए हैं। कभी जापान जो है वो इसकी बात करते हैं सेफर AI की, फिर हम इसी साल में देखते हैं कि इंडिया भी बोल रहा है कि हम खुद की AI बनाएंगे। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी सामने आए हुए और बहुत ज़्यादा कंट्री इससे डरे हुए हैं, डीप फेक जैसी चीज़ें जो है इंडिया में ही हमने कितने केस देख लिया अभी पिछले 4-5 महीने में, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन उठ रहा है। गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि इनको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में सवाल आ सकता है, तो बिल्कुल इसको तैयार करके रखिए, खासकर नहीं तो ज़्यादातर ऐसे में भी इसको पूछा ही जा सकता है, अगर आपके GS पेपर 3 के अंदर नहीं भी पूछेंगे तो। चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड की पहली ऐसी ये यहाँ पर बन चुका है यूरोपियन यूनियन एक कॉन्फ्रेंस या एजेंसी, जिसने कॉम्प्रीहेंसिव यानी बहुत डिटेल के अंदर जो लॉज हैं रेगुलेट करने के लिए कि क्या क्या कानून होने चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लगा दिए। अब रेगुलेट में देखिए कानून बनाए जाते हैं कि अगर आप ये काम कर देंगे, मान लीजिए अगर AI का आपने फेक किसी का बनाया तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी इतने टाइम की, 3 साल की, तो आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो रेगुलेशन होता है किसी काम को चलाना कैसे है, उसके ऊपर पनिशमेंट क्या है, उसके ऊपर अवॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे कानून नियमावली सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। न्यूज़ पे और देखें तो हम देख पाएंगे कि यूरोपियन यूनियन पहली ऐसी बनी है जो पहली कॉन्टिनेंट के अंदर क्लियर रूल्स को उन्होंने सेट कर दिया है कि ये रूल्स होंगे आपने AI के ऊपर। खासकर इनमें से हम कुछ रूल्स को देख पाते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप कोई भी AI से रिलेटेड कुछ भी इनोवेशन कर रहे हैं
तो उस समय आपको पहले उसको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा ताकि वो उसके रिस्क वगैरह को एनालाइज कर सके, और वो जितनी लिमिटेड परमिशन आपको देगी कि आप इस चीज़ को बनाकर इतना ही काम करेंगे तो ही आपको उसको उतना ही चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खुले में एकदम से छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करें तो वो अभी इस पर वोट करेगी। देखिए यूरोपियन, मैंने बोला इकोनॉमिक भी यहाँ पर काम करता है और उसके बाद में यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो अलग से काम करती है। तो अब इसकी पार्लियामेंट के पास ये गया हुआ है, जर्नल एजेंसी ने जो इनका था उसने यहाँ से इसको वोट कर दिया। अब वो इस पर वोट करेंगे। अगर वो भी यहाँ पर इसको इलेक्शन के अंदर पास कर देती हैं, जो कि लेजिस्लेशन में शुरू हो जाएगा 2025 से, अगर वो भी पास कर देती है तो 2025 से ये लागू हो जाएगा। अब दो तरीके से फिर से वापस आते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बिल से क्या बनता है, हाउस के पास जाता है, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके पे यहाँ पर क्या होगा, यूरोपियन यूनियन की जनरल असेंबली। अब इन्होंने मेजोरिटी से पास कर दिया तो हमारा बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में। तो उसी तरीके से इनका जो थर्ड होता है यूरोपियन यूनियन के बाद में, वो जाता है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के पास। अब अगर पार्लियामेंट इस पर वोट करके इसको फिर से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है तो वो चीज़ लागू हो जाती है जब से वो चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम के दौरान। तो सबका अपना अपना तरीका होता है किसी भी चीज़ को बनाने का, जस्ट हमें याद रखना है इंटरलिंक करके चीज़ों को। यूरोपियन यूनियन के फ्रेमवर्क की बात करें तो देखिए सबसे पहले उन्होंने कुछ बैनिंग एप्लीकेशंस यहाँ पर देखी हैं। कुछ ऐसे ऐप वगैरह थे, एप्लीकेशन वगैरह थी जिनको लार्जली बैन कर दिया गया है, खासकर जिसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल होता था मास स्केल पर। तो ये क्यों है, कुछ एग्जाम्पशंस भी यहाँ पर छोड़े गए हैं। जैसे कि EU का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट जो है उसके रिस्क लेवल की बात की है। तो मिनिमम अगर रिस्क है यहाँ पर देखा जाएगा, कोई ऐसी चीज़ आपने इंट्रोड्यूस की कि उसके अंदर बहुत ही कम रिस्क है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आप आराम से उसको चलाओ। रिमेनिंग है ठीक है कोई बात नहीं। लिमिटेड रिस्क है तो वो देखेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन होगी कि आपको बताना होगा कि मैं खुद में रोबोट नहीं हूँ, या फिर इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। इम्प्रेशनेट तो नहीं कर देता है, चैट बॉक्स तो नहीं हो, इमोशन यहाँ पर रिकॉग्नाइज तो नहीं किए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन तो नहीं हो रही है, डीप फेक जैसी कैटेगरी जिसमें लिमिटेड रिस्क है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रखा गया ट्रांसपेरेंसी के अंदर कि आपको जो है स्पष्टता यहाँ पर लानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऐसी कैटेगरी है जो हाई रिस्क में है, जिसके अंदर क्या होगा, कन्फर्मिटी असेसमेंट, यानी कि कंफर्म किया जाएगा, देखा जाएगा वो कौन कौन सा है जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक्सेस आ जाता है, एजुकेशन में जो यूज़ होता है, पब्लिक सर्विसेज में, सेफ्टी कंपोनेंट व्हीकल्स वगैरह के, लॉ इन्फोर्समेंट में। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है कंफर्मिटी असेसमेंट करना पड़ेगा। कोई आएगा कंफर्म करेगा चीज़ों को ठीक है या गलत है, ध्यान रखेगा। और जिनका अभी रिस्क पता ही नहीं है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क माना ही नहीं जा सकता, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। जैसे कि सोशल स्कोरिंग से लेके मास सर्वेलियंस, आप सभी के ऊपर नज़र रख रहे हो। फिर देखते हैं मैनिपुलेशन कर रहे हो इंसानों को बिहेवियर से, उनका पता है आपको कि उनका बिहेवियर कहता है, फिर उनको मैनिपुलेट कर रहे हो चीज़ों से, तो वो कॉजिंग हार्म कर सकता है। तो इसी वजह से उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। हाई रिस्क एप्लीकेशन में बात करें तो कुछ हाई रिस्क एप्लीकेशन है जिसमें AI के टूल्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर AI से वो चलती हैं, उनको अलाउ किया जा सकता है लेकिन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी हमने क्या देखा, हाई रिस्क में कंफर्मिटी असेसमेंट होगा, कोई आएगा वो सर्टिफिकेट आपको देंगे, तब जाके जो चीज़ें हैं वो पब्लिक स्क्रूनिटी के अंदर रखी जाएंगी, पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनको बोला जाएगा। फिर कुछ कैटेगरी है जिसको मीडियम रिस्क कैटेगरी भी बोला जाता है, हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं लिमिटेड रिस्क है। उसके लिए यहाँ पर विदाउट रिस्ट्रिक्शन के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे टेक्नोन की, कैसे उनको यूज़र की ट्रांसपेरेंसी रखनी है, एग्जाम्पल चैट बॉक्स वगैरह से रिलेटेड, कि उनको यूज़र को सारी चीज़ें बता देनी है कि हम ये चीज़ें आपसे लेने वाले हैं, ये डिटेल्स हम आपकी ले रहे हैं, इनका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं, क्या हम इसको कहीं पे शेयर तो नहीं करेंगे तो ठीक है, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं लिमिटेड रिस्क, यानी कि मिनिमम रिस्क वाली कैटेगरी पे, जिसमें मिनिमल ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स आपको रखनी पड़ेंगी, इन्फॉर्म डिसीजन देने पड़ेंगे। AI सिस्टम को खासकर जब वो किसी इमेज वगैरह को या ऑडियो वीडियो को यहाँ पर मैनिपुलेट करता है, चीज़ों को बदल देता है, तो उसके अंदर आप एक वोटर मार्क वगैरह वहाँ पर लगाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे लिए और वोटर मार्क को हटा दिया, नहीं, आप उसको बताइए कि ये इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके, AI का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेफ गार्ड क्या क्या किए गए हैं। देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कुछ सेफ गार्ड को यहाँ पर अडोप्ट किया है, जैसे कि जो लॉ एजेंसीज़ हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम बायोमेट्रिक्स के सर्वेलेंस का कर सकती है पब्लिक एरियाज़ में, और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। खासकर अगर उनको लगता है कि कोई सीरियस थ्रेट इन्वॉल्व है, टेररिस्ट अटैक वगैरह होने वाला है, तो भी सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर नज़र रख सकती है, और कोई प्राइवेट ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने AI बनाई और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सर्वेलेंस रखना शुरू कर दिया। फिर कंज्यूमर राइट को यहाँ पर ध्यान में रखा है कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो यहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकता है परसीव्ड वायलेशन की। अगर उनको लगता है कि किसी एप्लीकेशन ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो वो क्या करें, यहाँ पर एक फाइल को कंप्लेन को फाइल कर दे। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इटली विड्रॉ फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इटली जो है वो फॉर्मली ये उसने कह दिया है कि वो चाइना का जो ग्लोबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे हट रहा है। अगर इटली यहाँ से हट रहा है तो हमारे पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ऑफ़र हो सकता है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर हो सकता है कि हम जो इंडिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से लेकर इस तरीके से जाने में, उसको साबित यहाँ पर कर सके, बना सके, और इटली को उसको अपना मेंबर बना सके। देखते हैं क्यों ऐसा किया गया है। इटली जो कि एक यूरोपियन यूनियन का और नाटो दोनों का ही यहाँ मेंबर है। नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक जो नॉर्थ अलायंस यहाँ पर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई हुई है, अमेरिका के द्वारा ये ट्रीटी बनी हुई है। और इसमें क्या है, इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ मेंबर हैं, यूरोप से हो, अमेरिका से हो, कनाडा हो, ब्राज़ील हो, इसके अंदर अगर किसी ने भी डिफेंस पर्पज से बनी हुई, अगर किसी भी बाहर की कंट्री ने एक कंट्री पे अटैक कर दीजिए, मान लीजिए रशिया ने किया यूक्रेन पे, लेकिन यूक्रेन क्या बनना चाहता था, नाटो का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन अभी तक नाटो का मेंबर नहीं बना था। अगर वो बन गया होता और नाटो का मेंबर यहाँ पे बन चुका होता, तो अब ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर अटैक करती रशिया के ऊपर, उसको जवाब देती। तो नाटो एक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी कंट्री, यानी कि एक कंट्री पे अगर आपने हमला किया तो माना जाएगा कि आपने सभी पे किया, चाहे उसके अंदर कितने ही मेंबर हो। तो हम ये देख पाते हैं, तो इटली दोनों का ही मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का भी, नाटो का भी। और उन्होंने ब्री जो है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको 2019 के अंदर साइन किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे गुइसिपी कॉन्टे। तो इन्होंने इस तरीके से साइन किया था। ये क्या है, देखिए बीजिंग से होता हुआ चाइना में जियान, जियान से उर्माल, उर्माल से हम देखेंगे ईरान से निकलते हुए पाकिस्तान से भी ये जाता है यहाँ पर, और सेंट्रल एशिया में होता हुआ फिर ये जाता है तुर्की तक, और तुर्की से जाते हुए यूरोप में जाने वाला था इटली में। ये है यहाँ पर चाइना का ब्री इनिशिएटिव। हम अगर इंडिया का देखें, इंडिया ने इसके काउंटर में एक चलाया, क्योंकि इंडिया भी क्यों पीछे रहे, उसको भी ट्रेड करना है। तो हम देख पाएंगे इंडिया ने चलाया है यूरोपियन इकोनॉमिक, यहाँ पर हम देख पाएंगे इंडिया यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर इंडिया ने चलाया, जिसमें इंडिया यहाँ पर गुजरात से हम देखेंगे ओमान, ओमान से हम यहाँ से जाते हुए देखेंगे इराक से, सऊदी अरेबिया से भी निकल रहा है, सऊदी अरेबिया से होते हुए ये भी यहाँ पर बाहर निकलेगा इजराइल के साथ और आगे बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इनका बेल्ट का इनिशिएटिव है। और ये मैरीटाइम रोड जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैरीटाइम रोड भी एक ऐसा ही, जो ये पूरा रेड से आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर चाइना का मैरीटाइम यानी पानी के रास्ते से वो इस तरीके से बनाएगा, और इकोनॉमिक बेल्ट वो इस तरीके से यहाँ पर बनाने वाला है। रीज़न क्या है विड्रॉल के, तो रीज़न पे बात करें तो देखिए जो रीज़न है, जैसे कि पहला रीज़न है यहाँ पे कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट कम है। यानी कि इन सालों के अंदर इटली का जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो चाइना के साथ बढ़ गया है। हम देख पाएंगे कि इटली, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट एक टर्म आई है, क्यों ना इसको समझ लें पहले। डेफिसिट का क्या मतलब होता है, डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर कमी होना या घाटा होना, राइट। तो ट्रेड जो कम हो रहा है, घट रहा है, उसमें हम देख पाएंगे क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ पर हम देखते हैं इटली, यहाँ पर चाइना, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं। चाइना भेज रहा है 50 रुपये का सामान, इटली भेज रहा है 20 रुपये का सामान। तो अब क्योंकि ये 20 रुपये जो है वो तो कट गए यहाँ पर 50 में से, लेकिन 30 रुपये अभी इटली को अपने पास से और देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा चाइना को। चाइना का इसमें क्या फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर 50 रुपये का उसने एक्सपोर्ट किया था, 20 रुपये पहले आके 30 यहाँ से ले लिया उसने, तो ठीक है, उसके लिए तो फ़ायदे में, ये 30 रुपये का उसको हुआ प्रॉफिट। यहाँ पर इटली को क्या हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है नुकसान, यानी कि घाटा हो रहा है, कमी
कमी आ रही है। इसी तरीके से हम रियल में देखते हैं कि चाइना जो है वो यहाँ पे 48 बिलियन यूरो लेके जा रहा है और यहाँ पर इटली जो है वो सिर्फ 20 बिलियन यूरो ले रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमें कितना दिखाई दे रहा है कि 28% का हम यहाँ पर देख पाएंगे। 28 जो बिलियन है वो यहाँ पर चाइना को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इटली को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हम डेफिसिट देख पाएंगे इटली की तरफ, इटली के नुकसान को देख पाएंगे। प्रॉमिस जो इन्वेस्टमेंट थी, कुछ चाइना ने प्रॉमिस किया था कि हम इटालियन जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, उनको हम मॉडिफाई करेंगे, अच्छा बनाएंगे, एडवांस करेंगे। हमेशा चाइना ऐसा ही करता है, पैसे देगा, लेकिन उसको भी उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो वो प्रॉमिस जो किया गया था, वादे जो किए गए थे चाइना की तरफ से, वो भी पूरे नहीं हुए। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से इटली जो है वो इस डील से पूरा का पूरा पीछे हट गया है। ब्री के बारे में बात करें तो ब्री का मतलब होता है वन बेल्ट वन रोड चाइनीज के अंदर। ये स्टार्ट किया गया है चाइनीज कंपनीज के द्वारा कि वो ट्रांसपोर्टेशन की, एनर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बैंक लोन वगैरह लेके चाइनीज डेवलपमेंट बैंक लोन से और ओवरसी वहाँ पर भेज पाए, यानी कि अच्छे से कोई भी चीज़ रोक ना पाए। दुनिया के हर कोने में चाइना में बनने वाली जो चीज़ है उसको पहुँचाया जाए और वो हर इन्वेस्टमेंट करे तभी तो उनको पहुँचा पाएगा ना। और हर जगह से पैसा जो होगा, क्योंकि उसकी चीज़ खरीद रहे हैं लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम देख पाएंगे चाइना के अंदर आएगा। तो पूरे वर्ल्ड में ये अपना जो इकोनॉमी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि अब जब इंडिया इसके डंप को ज़्यादा नहीं ले रहा है, ट्रेड नहीं कर रहा है, तो हर जगह ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ों में चीप सामान बनाने में माहिर है और उन्हीं चीप सामानों को बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि गोल क्या है ब्री इनिशिएटिव का। ये 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था और इसका गोल था कि इसको ट्रेड को बढ़ाना है, बूस्ट करना है ट्रेड को, खासकर ग्लोबल इकोनॉमी में, जहाँ पर चाइना की जो कनेक्टिविटी है अदर रीजन्स के साथ वो भी यहाँ पर बढ़ जानी चाहिए। और ये एक तरीके से जो पहले यहाँ पर सिल्क रोड होता था चाइना का, उसी के ऊपर दोबारा से इसको बनाया जा रहा है कि एंशिएंट टाइम में जैसे सिल्क रोड था जो कहीं चाइना से मिलता हुआ पूरा का पूरा ओमान तक जाता था और उसके बाद यूरोप में भी चला जाता था, उसे सिल्क रोड को दोबारा यहाँ पर ब्री के नाम से बनाया जाए। फिर हम देखते हैं कि मॉडर्न सिल्क रोड की तरह लिंकिंग किया जा रहा है मिडल ईस्ट से, यूरोप से और चाइना को। इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगभग 1 ट्रिलियन की चाइना कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इंडिया की पूरी जीडीपी की बात करें तो हम देख पाएंगे कि इंडिया की फुल जीडीपी अभी तक 3.7 ट्रिलियन ही है। तो आप समझिए कि 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना बाहर कर चुका है, अपने देश से ज़्यादा बाहर, दूसरे देशों पे, रोडों पे, कंस्ट्रक्शन पे। तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो वो इसमें हो चुकी है। पार्टिसिपेशन यानी कि कौन कौन लोग जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी 10th एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई थी इस इनिशिएटिव की गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने डिक्लेयर किया कि 150 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसमें भाग ले चुकी है, 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये ब्री का अभी तक का पूरा आंकड़ा है। चाइना ने 3 ब्री के फोरम्स को हेल्ड किया, एक 2017 में किया था, 19 में किया था और फिर लास्ट जो है वो 2023 के अंदर यहाँ पर हेल्ड किया गया। कंसर्न क्या क्या है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर? कुछ यहाँ पर चिंताएं हैं, जैसे कि डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हम ध्यान में देते हैं। प्लस यहाँ पर चाइना का क्या रोल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जब हम जो हमारे मित्र देश यहाँ पर देखे गए हैं, जैसे कि मालदीव जैसी कंट्रीज थी, श्रीलंका था, भूटान, नेपाल, इनको भी यहाँ पर क्या कर रहा है चाइना? बार बार कर्ज देकर उनको फंसा लेता है अपने अंदर। तो क्या करता है, नेशन जिन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है चाइना से, उनको यहाँ पर ब्री प्रोजेक्ट के अंदर उसका भाग बन के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास चैलेंजेस है। अब वो उनको इतना सारा लोन तो उन्होंने ले लिया पाकिस्तान को, जैसे हम देख सकते हैं, लेकिन अब वो उसको रिपे कैसे करे, वापिस कैसे दे उस लोन को? तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्यूजेशन की तरह यहाँ पर चाइना के ऊपर आती है कि वो जानबूझकर ज़्यादा लोन देता है ऐसी कंट्रीज़ को जिनकी अर्थव्यवस्था यहाँ पर हिली हुई है और जिनको IMF वगैरह या वर्ल्ड बैंक वगैरह से इतना ज़्यादा उनको लोन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो पहले उसको लोन को वापस नहीं दे पाए थे। तो इसी तरीके से जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर रिस्क में है, कंट्रोल हो सकती है, तो उन्हीं को वो लोन दे के फंसा लेता है, ताकि अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जब तक उसका लोन है तब तक वो उन कंट्रीज़ का इस्तेमाल कर सकता है
है, उनके पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका के अंदर हम देख पाते हैं हबनटोटा जो पोर्ट है उसके ऊपर उसने कब्जा किया हुआ। पाकिस्तान के अंदर हम देख पाते हैं कंधार पोर्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें सभी चीज़ों के ऊपर वो लोन देके उनका इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल में फिर से यहाँ पर हम देख पाते हैं श्रीलंका का दिया हुआ है हबनटोटा पोर्ट का, और माउंटिंग डेब्ट की वजह से अब श्रीलंका चाहे भी तो उसके कंट्रोल को कैसे छुड़वाए, वो कर्ज पहले देगा तभी तो उसको हटने को बोलेगा ना। लेकिन ये है इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया स्ट्रांगली अपोज करता है। इंडिया क्या है, इसके खिलाफ है। क्यों है खिलाफ, क्योंकि जो इंडिया का चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा है, और इंडिया कह रहा है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है, यानी कि इंडिया का जो यहाँ पर रीजन है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है पीओके के ऊपर, उससे ये गुजर रहा है, और इसका मतलब ये इंडिया की ही जमीन के ऊपर से जा रहा है, और इसी वजह से इंडिया जो है इसके खिलाफ है, खासकर यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। इंडिया का मेन कंसर्न यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसने जो इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी कि इंडिया की जो फ्रीडम है, और यहाँ पर हम देख पाएंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, हमारी देखिए इतनी इंटीग्रिटी है, हमारा इतना ज़्यादा रोल है, इसके ऊपर हम ही रहेंगे, यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर दिया है। तो इसी वजह से इंडिया हमेशा इसके अगेंस्ट में दिखेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है श्रीलंका एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान। श्रीलंका जो है उन्होंने अभी एक अग्रीमेंट किया है प्रिंसिपल के ऊपर, इंडिया के साथ में ये अग्रीमेंट हुआ है, और पेरिस क्लब ग्रुप जो है क्रेडिटर्स का जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है श्रीलंका को, उन्होंने इसमें किया, और उन्होंने बोला है कि डेब्ट को लेकर, कर्ज को लेकर यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान बनाओ कि थोड़ा बहुत कम कर दो, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, उसको दोबारा से चेंज कर दीजिए उसकी टर्म्स और कंडीशन जो थी। और उस पर इंडिया और यहाँ पर जो क्रेडिटर उन्होंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले पेरिस क्लब के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो पेरिस क्लब जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी कि फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशंस का, जो कर्जा देते हैं नेशंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये वर्केबल सॉल्यूशन चाहते हैं जहाँ पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर दी जा सके, पैसे दिए जा सके ऐसे देशों को जिनको डिबेटर नेशन है, जो कर्जा लेना चाहते हैं, जिनके पास अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए कर्जा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से मिलती नहीं है कि वो वर्ल्ड बैंक से या फिर IMF से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कर्जा ले सके, तो इसी वजह से इनफॉर्मल तरीके से उनको दे दिया जाता है। फिलहाल इसके अंदर 22 मेंबर कंट्रीज है जो कि परमानेंट है, और जो इसमें मोस्ट हम देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज है वो यहाँ पर यूरोपियन या फिर स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं। साथ में यूनाइटेड नेशन की जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी इसके अंदर यहाँ पर एज अ पार्टनर है। यूनाइटेड किंगडम को हम देख पाएंगे, और जापान भी इसमें पार्टनर है। इंडिया का क्या इसमें स्टेटस है, तो इंडिया की पार्टिसिपेशन में हम देख पाएंगे कि इंडिया एडहोक बेसिस पे इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब एडहोक क्या होता है, एडहोक होता है टेम्पररी। दो तरीके की हमने पढ़ा है कि दो तरीके की कमिटीज़ होती हैं, कोई भी काम दो तरीके से हो सकता है पार्टिसिपेशन। एक हो सकता है आपका स्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप परमानेंटली यहाँ पर हो, और दूसरा हो सकता है एडहोक, या फिर आप टेम्पररी बेस के लिए जब ज़रूरत होती है तब आप चले जाते हो, जब ज़रूरत नहीं होती है तो आप हट जाते हो। तो ये इंडिया का स्टेटस है, यानी कि परमानेंट मेंबर वो नहीं है। अग्रीमेंट के प्रिंसिपल पे क्या क्या हुआ है, इंटरेस्ट के ऊपर बात करें तो ऑब्जेक्टिव और पैरामीटर पे हम बात करते हैं। ऐसा एम किया गया है कि जो डिसब्रूसमेंट है, यानी कि जो हम एक तरीके से किसी चीज़ को वापस करना होता है, बांटना होता है, नेक्स्ट ट्रांस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नियरली वो 3 बिलियन के रिकवरी पैकेज के ऊपर यहाँ पर है, यानी कि IMF ने यहाँ पर नियरली 3 बिलियन के पैसे जो है वो रिकवरी पैकेज में यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। तो जो ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी है OCC और श्रीलंका, वो इसके ऊपर अग्री किए हैं कि वो जो पैरामीटर यहाँ पर बनाए जाएंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दौरान, उनको यहाँ पर IMF के अंदर भी मानेगा। लेकिन EFF ने अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है कंट्रीज़ को जो सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखती हैं, और क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरल वीकनेस है, तो यहाँ पर क्या लेगा, अब श्रीलंका इससे पैसा ले लेगा यहाँ पर, और इस पैसे से लोन्स वगैरह को कम करवाएगा, प्रिंसिपल वगैरह को कम करेगा, और यहाँ से लेकर IMF वगैरह को अपना पैसा जो पेमेंट जो है वो कर देगा।
फिर हम देखते हैं कि ऑफिशियल क्रेडिट कमेटी क्या होती है। ये एक ऐसी कमेटी है जिसको श्रीलंका की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया गया था कि उसका जो डेब्ट है वो लास्ट ईयर्स में चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में अभी हो रहा है, उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दीजिए, कर्जा जो हो रहा है उसके थोड़ा सा उसको देने में यहाँ पर मदद करवाइए। ये को चेयर किया गया है। इंडिया, जापान और फ्रांस 3 कंट्रीज ऐसी हैं और तीनों ही हमें देख रहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज है। फ्रांस भी इंडिया का दोस्त है, जापान भी इंडिया का दोस्त है, इंडिया के भी इनके सबके साथ स्ट्रेटेजिक टाई जो है वो अच्छी हैं। ये पेरिस क्लब को फिलहाल चेयर कर रहे हैं। चाइना श्रीलंका के रिक्वेस्ट के ऊपर देखते हैं कि श्रीलंका का लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर है, यानी कि कर्जा उसने सबसे ज़्यादा दिया है, लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया ओसीसी के अंदर। इतना ज़्यादा कर्ज देने के बाद भी, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, फिर से हम ऊपर देख सकते हैं कि क्या चाहता है वो, कि ये लोग यहाँ पर जो कर्ज है उसके अंदर डूबे रहे। और इसी वजह से जब ऐसे ऐसे काम चाइना करता है, जब सोल्यूशन आता है किसी कंट्री के पास और जब वो सोल्यूशन देने में हेल्प नहीं करवाता है, इन्हीं कारणों की वजह से चाइना को बोला जाता है कि वो डेब्ट ट्रैप्ड करता है, कर्जे में फंसा लेता है कंट्रीज़ को। अब इसका प्रोसेस क्या है, वो फॉर्मलाइज किया गया है। ओसीसी यहाँ पर लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि अग्रीमेंट को कमिंग वीक्स के थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद श्रीलंका के साथ में इसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए, फॉर्मल बना दिया जाए एग्रीमेंट को। और ओसीसी ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है कि जो दूसरे बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंटली शेयर करेंगे। बायलैटरल क्या होता है, दो जब एक दूसरे के साथ में मिलकर करे होते हैं, जैसे कि चाइना और श्रीलंका एक साथ यहाँ पर कर्ज ले रहे हैं या दे रहे हैं एक दूसरे को, तो वो बायलैटरल हुआ। और वो भी यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो थोड़ा सा कम किया जा रहा है, चाहे वो रेट हो प्रिंसिपल का, यानी कि कर्जा जो होता है, इंटरेस्ट जो देना पड़ता है, या फिर और सारी चीज़ें हो, तो उनमें उनकी मदद करवाएंगे। फिर एम्फेसिस किया जाता है क्रेडिटर की पैरिटी एंड ट्रांसपेरेंटी को। देखिए, जापान और इंडिया यहाँ पर बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो क्रेडिटर है, जो भी यहाँ पर कर्जा दे रहा है, उसको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग जब प्रोसेस बनाया जा रहा है, जब वो बताएगा कि मैंने 100 रुपये दिए हैं और आप बोलेंगे कि देखिए श्रीलंका के पास इतने पैसे देने क्यों नहीं है, तो वो आपको 80 ही दे पाएगा। तो ये क्या है, रीस्ट्रक्चर कर रहे हो आप प्रोसेस को कि हम थोड़ा कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब ये क्या करें कि उसमें स्पष्टता लाइए। आप ऐसे मत किए कि आपने दिया हो उसको 100 रुपये, लेकिन आप कह रहे हो मैंने तो 30 दिया है, तो उसमें से हम कम करेंगे तो वो लेके आएंगे। तो अब क्या होगा, आप उससे पीछे से 70 फिर से मांगोगे कि नहीं नहीं, ये दूसरा भी तो है, इसको भी तो दो, राइट। तो वो उसके लिए यहाँ पर नुकसानदायक होगा। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। अब इंडिया क्या असिस्टेंस कर रहा है श्रीलंका को, क्या क्या मदद कर रहा है। इंडिया ने फाइनेंशियल मदद की है, इंडिया ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर, स्पेशल ग्रांट पैकेजेस दिए हैं इंडिया ने कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले जाइए, इसके हमें वापस नहीं चाहिएगा, कर्ज नहीं दे रहे हैं, हम आपको एज अ मदद कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट में भी देखते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर $4 बिलियन की असिस्टेंस दी है, जो कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर नेबरहुड यानी हमारे जो पड़ोसी हैं उनको हम सबसे पहले रखेंगे, और उसके अंदर उनको क्रेडिट लाइंस के ऊपर दिया, कर्ज के ऊपर दिया है, करेंसी सपोर्ट के लिए पैसा दिया है। फिर दूसरा हम देखेंगे विजन डॉक्यूमेंट निकाला है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर। इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज होंगे कॉपरेशन के उसमें, जिसके अंदर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा हम देखेंगे स्पेशल ग्रांट पैकेज। अब जब यहाँ पर प्रेसिडेंट रणनील विक्रमसिंघे इंडिया के अंदर आए थे दिसंबर के अंदर, रणनील विक्रमसिंघे कौन है, हमें देखने को मिलता है श्रीलंका के यहाँ पर प्रेसिडेंट, और इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं की वजह से हमें पता चला था कि उन्हीं के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस आता, और इन्होंने बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी बनाई, दोबारा से प्रेसिडेंट बने, और उन फॉरेन पॉलिसी की वजह से अब श्रीलंका जो है वो स्टेबल स्टेट में दिखाई देता है। तो इस स्टेबिलिटी के दौरान में श्रीलंका को यहाँ पर इंडिया की तरफ से हमने स्पेशल ग्रांट दिया है 3 बिलियन का, जो कि मल्टी फेसेट प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर लगाया जाएगा, अलग अलग प्रोजेक्ट में इंडिया इन्वेस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर बात हो रही है। इंडिया एंड ADB जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने यहाँ पर 250 मिलियन लोन जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए साइन किया है। तो क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एशियन डेवलपमेंट क्या है। उन्होंने यहाँ पर 250 मिलियन की जो पॉलिसी को, यहाँ पर लोन को साइन किया है इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। वो प्रोग्राम क्या है उस पर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या। सबसे पहले नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए अब यहाँ से आएगा प्रीलिम्स का सीधा सीधा सवाल।
सवाल क्या पूछेंगे आपसे कि ये प्रोग्राम है, इसमें एडीबी और ये सब कुछ क्या है, पहला पॉइंट ठीक दे देंगे। दूसरे में बोलेंगे कि इंडस्ट्री का है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जगह यहाँ पर हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये काम करवाया है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है उसको याद रखिएगा पक्का से, क्योंकि ऐसे ही सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम है, इसका मेन काम ये है कि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए इंडिया के अंदर, खासकर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सिटीज़ जो है उनको बनाया जा सके, जो यहाँ पर वर्ल्ड की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सके, उनके साथ compete कर सके। यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग कौन करेगा इसके ऊपर? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जो होगा वो यहाँ पर इनके ऊपर नज़र रखेगा, मॉनिटरिंग करेगा। अब हम देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, वो क्या है। तो ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसके जो पार्टनर होंगे वो अलग अलग देशों ने इसको मन के बनाया है। स्टार्टिंग में हमें पता था कि 1996 के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि 31 ऐसी कंट्रीज आती हैं जो बोलती हैं कि चलो एशिया के अंदर हम कुछ डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं, और ताकि अलग अलग कंट्रीज उसको यूज़ कर सकें। उनमें से 49 कंट्रीज ऐसी थी जो 68 कंट्रीज मेंबर यहाँ पर बन जाती हैं कुछ समय के बाद 1966 तक पहुंचकर। तो हम देखते हैं कि उनमें से 49 जो एशिया के अंदर से थी, 19 ऐसी थी जो बाहर से थी, और इन सभी की सभी कंट्रीज़ ने यहाँ पर शुरुआत में 500 बिलियन यहाँ पर कैश जो है वो इसके अंदर डाला, और जिस कंट्री को जब ज़रूरत होती थी तो उस कंट्री को एज अ लोन के रूप में इससे दिया गया, और फिर बाद में जब वो लोन वापस करती है इंटरेस्ट के साथ में तो वापस से यहाँ पर पैसा आ जाता है। तो इस तरीके से एशिया के अंदर विकास हो सके उस राह में इसको बनाया गया था। फिर हम देखते हैं कि क्या इसका एम है। इसका एम यही है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो डेवलपिंग है उनके अंदर से एक तो गरीबी हट सके और पीपल की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ सके, ताकि उनको फाइनेंशियल मदद मिले, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उससे कमाए और धीरे धीरे अच्छा वो काम आगे की तरफ बढ़े और अपना जो लोन है उसको भी वापस दे पाए। शेयर होल्डर कौन है? आज अगर 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 बड़े शेयर होल्डर जो है उसमें जापान एक पहले नंबर पे आता है। फिर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को, जिसके शेयर 15.6% यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं चाइना को जो कि 6.4% यहाँ पर शेयर रखता है, और इंडिया रखता है 6.3% जो कि 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहाँ पर एडीबी के अंदर है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास शेयर्स है यहाँ पर 5.8%। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनीला फिलीपींस के अंदर इसके हेडक्वार्टर को हम देख पाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम की। तो 11 कॉरिडोर इंडिया के अंदर बनाने की बातें की जा रही हैं, जैसे कि सबसे पहला जो कॉरिडोर होगा वो होगा यहाँ पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी दिल्ली से लेकर जो मुंबई तक का ये रास्ता आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी शहर बीच में आते हैं इसके अंदर अलग अलग सिटीज़ बनेगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाई जाएंगी। उसके अलावा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज। तो ये भी यहाँ पर एक कॉरिडोर है जिसको अमृतसर से लेकर हम कोलकाता तक देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जिसमें से नेशनल हाईवे 1 और जो नेशनल हाईवे 2 है तो उसके पूरे के पूरे ये जो आसपास के एरियाज़ होंगे उन पे हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके अलावा हम देखेंगे चेन्नई बेंगलुरु। तो चेन्नई से लेके ये बेंगलुरु तक का भी यहाँ पर हमें 3rd जो है हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो दिखाई देता है। 4th यहाँ पर है वाइजैक एंड चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो वाइजैक से लेकर आंध्र प्रदेश में लेकर हम देख पाएंगे चेन्नई तक का। उसके अलावा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर बना हुआ है जो कि ईस्ट कोस्ट से मिलता हुआ, देखिए ये पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट कहाँ से शुरू हो जाती है? जहाँ से हमारे यहाँ पर पानी लगना शुरू हो जाएगा, समुद्र जो है ये बे ऑफ बंगाल का वाटर जहाँ पे लगेगा किसी भी स्टेट में वो कोस्टल एरिया बन जाएगा। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि इंडिया का जो ये भाग है उड़ीसा और के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ से ही हमारा क्या हो जाता है? कोस्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये ईस्ट कॉरिडोर है, यानी कि यहाँ पर वाइजैक तक हम देख पाएंगे कि ये पूरा का पूरा साथ साथ चलेगा। इसके बाद हैदराबाद से लेके नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया। तो नागपुर हम यहाँ पर देख पाएंगे और यहाँ से लेकर हैदराबाद तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। उसके बाद फिर से हैदराबाद से वरंगल, वरंगल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, सॉरी तेलंगाना के अंदर, और हैदराबाद कहाँ पर है फिलहाल में? आंध्र प्रदेश में है। पहले ये दोनों एक ही जगह पे होते थे, तो इसको पूरा का पूरा इसके अंदर रखा गया है। थर्ड हम देख पाए, उसके बाद हम देख पाएंगे हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर को। तो हैदराबाद से जो कि आंध्र प्रदेश में, और वहाँ से जाते हुए बेंगलुरु जो कि हम देख पाएंगे यहाँ पर
कर्नाटका के अंदर, तो ये पूरा कॉरिडोर भी हमें दिखाई देता है। उसके बाद अब बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक का, तो इस कॉरिडोर को हम देख पाएंगे कि यहाँ की सभी सिटीज़ को, पूरे रास्ते को, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा एक्सटेंशन टू CBIC, CBIC क्या है, चेन्नई बेंगलुरु, तो इसी के चेन्नई बेंगलुरु को ही यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है और कहाँ तक लेके जाया जा रहा है, कोची तक। केरला का जो कोची है वो इससे मिलाया जा रहा है, तो इनको क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। और लास्ट जो हमारा है वो है यहाँ पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के नागपुर तक। तो ये 11 इंडस्ट्रियल ऐसे कॉरिडोर जो है वो बनने वाले हैं और जिनके ऊपर इंडिया का पूरा प्रोग्राम जो है वो चलने वाला है, जिसके लिए हमने यहाँ पर पैसे लिए हैं। अब हम पहुँच गए हैं शॉर्ट स्कीम्स की तरफ, या न्यूज़ वगैरह जो आई हैं जो बहुत छोटी हैं। जैसे कि इंडिया का इलेक्शन हुआ है UNIRDROIT, तो इंडिया के कैंडिडेट जो खड़ी हुई थी उमा शेखर, वो यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल में एज अ इलेक्ट हुई हैं। रोम बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ से रिलेटेड। इसके बारे में और बात करें, टेन्योर कितना होता है, तो पहली बात तो इंडिया की ये पहली फीमेल कैंडिडेट है जो यहाँ पर गवर्नर काउंसिल के अंदर 2024 से लेकर 2028 तक एज ए मेंबर रहने वाली है। तो 4 साल का यहाँ पर टेन्योर दिया जाता है। अब हम देखते हैं यूनिड्रोइट एक्चुअली में होता क्या है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट, आज़ाद है। दूसरा शब्द क्या है, इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट कर रही है, फिर हमने रोम बेस्ड है तो रोम की गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और अलग जो पार्टिसिपेशन है अलग अलग गवर्नमेंट्स का, नेशंस की गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। और ये किस चीज़ के लिए है, लीगल इश्यूज़ के लिए, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, यानी कि प्राइवेट लॉ जो है, लीगल जो है, कानून जो होता है उसके ऊपर ये काम करने वाली है। जुडिशरी में जो भी इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है उनको मॉडर्नाइज कैसे करें, खासकर कमर्शियल और प्राइवेट कानूनों में। बनी कब थी, तो हम देखते हैं 1926 में ये बनती है लीग ऑफ नेशंस के अंदर ऑक्सिलरी ऑर्गन की तरह। इसके अलावा यहाँ पर जब लीग ऑफ नेशंस हट जाता है, लीग ऑफ नेशंस की जगह पे क्या आता है, यूनाइटेड नेशंस बन जाते हैं 1948 के अंदर। तो हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन जब हट जाता है तो 1940 में इसको री एस्टैब्लिश किया जाता है एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में, और इसको यूनिड्रोइट का यहाँ पर क्या मिल जाता है, स्टैट्यूट मिल जाता है। तो इसके बाद मेंबरशिप की बात करें तो मेंबर इसके अंदर हम देखेंगे कि इनको सभी मेंबर को यूनिड्रोइट का स्टैट्यूट के तहत इनको मेंबरशिप मिली हुई है। फिलहाल इसमें 65 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें से इंडिया एक है। इसी वजह से उमा शेखर जो है वो यहाँ पर बन पाई है एज अ गवर्नर काउंसिल के अंदर मेंबर। और इसके अंदर बहुत सारे लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से ध्यान में रखा जाता है। इंडिया मेंबर कब बना था, 1950 में इंडिया इसका मेंबर बन चुका है। फिर कहते हैं इंडिया री इलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल 2024-25। देखिए, इंडिया को री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल के अंदर, और हाईएस्ट वोट्स यहाँ पर इंडिया को मिले हैं। और ये कब शुरू होने वाला है, 2024 से 2025 तक ये टर्म इसकी रहने वाली है। तो जनवरी में ये शुरू हो चुका है। IMO क्या होता है, देखिए ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। जिस तरीके से हमने यूनेस्को को देखा उसी तरीके से यहाँ पर IMO भी होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग के लिए। यानी कि जो भी शिप्स वगैरह आते हैं, खासकर मैरीटाइम समुद्री जो रास्ते होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर कुछ पॉल्यूशन वगैरह किया जाता है शिप्स के द्वारा, तो उन सभी चीज़ों पे एक तो मॉनिटर करेंगी, दूसरा उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगी, सिक्योरिटी देंगी, उनको प्रोवाइड करेंगी, सुरक्षा देंगी, और इन सारे के सारे चीज़ों पर नज़र भी रखेंगी। कब ये बनती है, 1948 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है जिनीविया के अंदर, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर, और उसको फॉर्मली एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो कब बनती है ये, 1958 से ये शुरुआत करती है। 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन फोर्स में लाया गया 1958 के अंदर। मेंबर्स की बात करें तो करंटली इसमें 175 मेंबर स्टेट्स हैं, और 3 एसोसिएट मेंबर भी यहाँ पर है कि जो साथ में लगे हुए परमानेंट नहीं है। इंडिया जो है उसने रेटिफाई किया था इसको एज अ मेंबर स्टेट 1959 के अंदर, वो इसका परमानेंट मेंबर बन गया था। असेंबली की बात करें तो ये हाईएस्ट गवर्नर जो बॉडी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसकी असेंबली ही है। इसके अंदर सभी के सभी मेंबर्स हैं, और सभी मेंबर्स 2 साल में एक बार मिलते हैं। काउंसिल के अंदर क्या क्या है, और काउंसिल जो
जो है वो असेंबली के 2 साल के टर्म के लिए यहाँ पर असेंबली से ही इलेक्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है। अब लोकसभा से हमें क्या मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलती है, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से लिए जाते हैं, जो हमारे 550 MPs यहाँ पर है उन्हीं में से 15% का कोरम करके, यानी 70 से 80 जो मिनिस्टर्स होंगे उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें कितने मेंबर है, 178 के, तो 175 यहाँ पर परमानेंट मेंबर है और 3 मेंबर है जो एसोसिएट है। अब इन्हीं में से वोटिंग करवाई जाएंगे, कुछ लोग इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और उन्हीं के वोट के आधार पर यहाँ पर काउंसिल बनेगी। तो इस तरीके से काउंसिल बनती है। 2 साल के लिए जो काउंसिल के अंदर मेंबर यहाँ पर हो गया है इलेक्ट, वो 2 साल के लिए उस काउंसिल का भाग रहता है। और उसके बाद में ये रेगुलर सेक्शन के बाद में इलेक्शन जो है वो होते रहते हैं। फिर जो काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आईएमओ का, यानी कि इसका काम क्या है, कार्य करना है किसी भी चीज़ को। तो जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ये है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके ऊपर सुपरवाइज करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है, नज़र रखनी है। रिसेंटली आईएमओ ने एक अमेंडमेंट भी अडॉप्ट किया है जिसके अंदर आईएमओ की जो काउंसिल है उसका साइज़ 52 बढ़ा दिया गया है, 52 कर दिया गया है। क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी ज़रूरी है? नहीं, आपको सारे मेंबर कितने हैं, किस साल में हुआ है, क्या है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन बेसिक उसका काम क्या होता है वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ऐसे ही सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे। इनकी रिपोर्ट क्या होती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्या है, IMF की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्या है, पहले ही उनको याद रख लेंगे तो गलत होने का जो चांस होता है वो घट जाएगा। तो इसीलिए इनको इतना पता होना चाहिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है सेंट लूसिया टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, TIWB प्रोग्राम। क्या है, इंडिया अभी एक हेल्प के लिए यहाँ पर चूज़ किया गया है सेंट लूसिया एज अ पार्टनर कंट्री में, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर मजबूत करने वाले हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम के तहत। अब यहाँ पर हम सेंट लूसिया कंट्री को देखें तो कहाँ मिलती है, देखिए आप देख पाएंगे ऊपर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि अगर मैं आपको और अच्छे से मैप बना के दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा पाऊँगी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे। ये यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और इसी से आगे चलते हुए हम यहाँ पर नीचे देख पाएंगे साउथ अमेरिका को, ब्राज़ील यहाँ पर आ जाता है। और इसी के बीच में जो लैटिन अमेरिका है, यानी कि सेंट्रल अमेरिका भी जिसे बोला जाता है, राइट, मिडल अमेरिका जिसे बोला जाता है। तो इस मिडल अमेरिका के अंदर हम जो बीच का ये भाग है उस भाग को यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या, क्यूबा जैसी कंट्रीज़ हैं, हैती यहाँ पर एज अ कंट्री है, और इन्हीं से थोड़ा अलग होते हुए ऊपर इसके अटलांटिक ओशन है, इधर यहाँ पर कैरिबियन सी है। यहाँ पर हमें सेंट लूसिया जो है वो एज अ नेशन या आइलैंड कंट्री की तरह दिखाई देती है। अब हमें लोकेशन समझ में आ गई है कि इंडिया का और सेंट लूसिया का यहाँ पर क्या हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। किस प्रोग्राम के तहत हुई है, टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसे इंस्पेक्टर जो टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स में मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ विदाउट बॉर्डर। इसमें बॉर्डर का कोई मतलब नहीं है, वो इंडिया का टैक्स इंस्पेक्टर है लेकिन उसको ज़्यादा अच्छे से काम पता है, अच्छे से पता है, समझ ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जाकर उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, बताएगा। उसमें बॉर्डर का कोई मायने नहीं है कि तुम तो सिर्फ इंडियन हो तो इंडिया में काम करो। अभी हम इसमें देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। लॉन्च किया गया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन, हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा इसके साथ में ही यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्होंने 2016 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया। इसका और देखें तो इसका काम है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का, यानी कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प की जाएगी, जो भी कंट्री है उनके साथ टेक्निकल स्किल्स हैं, जो भी यहाँ पर बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिसेस जानी जाती हैं, टैक्स ऑडिटर वगैरह जो हैं, जो भी यहाँ पर बेस्ट हैं किसी कंट्री के अंदर, वो यहाँ पर दूसरी कंट्री में जाकर हेल्प करेंगे, उनको बताएंगे कि आप भी किस तरीके से काम कर सकते हो, फंक्शनिंग कर सकते हो। सेंट लूसिया के बारे में बात करें तो आइलैंड कंट्री है, वेस्ट इंडीज़ के साथ में जो ईस्टर्न कैरेबियन जो हम देख पा रहे थे समुद्र, वहाँ पर हमें दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट है आइलैंड सेंट विंसेंट के, इसके नॉर्थ वेस्ट में हम आइलैंड बारबोडोस को देख पाएंगे, और साउथ में हमें मार्टिनिक्यू, ये एक कंट्री यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अंदर ट्राइबल ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, और की ट्राइब्स क्या क्या है यहाँ की, एक तो खारीब्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, दूसरे यहाँ पर आर्वेक्स दिखाई देते हैं। कैपिटल सिटीज़ की क्या है, कैस्ट्रीज। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इंडिया अनाउंसिंग
250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या। देखिए इंडिया ने यहाँ पर 250 मिलियन का कर्जा दिया है केन्या को। कह रहे हैं कि क्रेडिट ऑफ लाइन है, यानी कि कर्ज है लेकिन हम कुछ समय के लिए आपको दे रहे हैं, ले लीजिए। किसके लिए दिया गया है? ताकि केन्या जो है वो कहाँ पर है, एक तो ये साउथ अफ्रीका की, सॉरी नॉट साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ की एक कंट्री हमें दिखाई देती है। और केन्या के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको यहाँ पर आधुनिक बनाने के लिए इतना पैसा इंडिया की सरकार के द्वारा उनको कर्ज में दिया गया है। एक प्रेसिडेंशियल विजिट हुई थी केन्या की तरफ से, हम देखते हैं, जो कि हर 6 साल के अंदर यहाँ पर इंडिया में वो आते हैं, टेकिंग प्लेस करते हैं। और उसके बाद क्या होती है, दोनों कंट्रीज अपने विजन जो है डॉक्यूमेंट्स के मैरीटाइम कोऑपरेशन पे इंडियन ओशन की तरफ, क्योंकि केन्या एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे आती है और उसमें जो इंडियन ओशन का रीजन है वहाँ पर वो दिखाई देती है। तो इसी वजह से दोनों कंट्री यहाँ पर मैरीटाइम सुरक्षा को लेकर, जो समुद्री हमारी जो सुरक्षा है उनके ऊपर पानी से रिलेटेड बातें करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, ऑपरेशन का ध्यान रखती हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर 5 साइन किए जाते हैं, दोनों साइंस में 5 एग्रीमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट जो हमने ऊपर देखा। और उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे पहला होता है कि सक्सेसफुल सॉल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगा तो हम शेयर करेंगे उनको दूसरी कंट्री के साथ में। फिर दूसरा यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है और ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या है उनके साथ में यहाँ पर अग्रीमेंट होता है। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज किए जाते हैं, 2023 से लेकर 2027 तक ये एक्सचेंज किया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड केन्या ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, इन दोनों का यहाँ पर कॉपरेशन दिखाई देगा। फिर पोर्ट के ऊपर या स्पोर्ट्स जो है उनमें भी कॉपरेशन यहाँ पर दिखेगा। और केन्या ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस प्लस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया की तरफ से दोनों चलाए गए हैं, इसको भी ज्वाइन करने का यहाँ पर डिसीजन लिया है। उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं, यूएस एंड ईयू इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स। देखिए यूएस जो कि हमें पता है कि एक कंट्री है अमेरिका नाम से, और उसने यूरोपियन यूनियन के साथ में यहाँ पर काउंटर वेल्टी ड्यूटीज़ जो है 4 इंडिया के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर, उसको यहाँ पर इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडिया का जो रिमिशन ऑन ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम चलाई गई थी उसको यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ज्वाइन किया है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होता क्या है? सबसे पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या है? सीवीडीज़, ये टैरिफ होते हैं, यानी कि एक तरीके से हम बोलेंगे कि एक तरीके से इम्पोज ड्यूटी लगाई जाती है जो कोई भी कंट्री लगाती है जब उसके अंदर यहाँ पर किसी गुड्स को लेके आया जाता है जिस पे कोई कंट्री यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही हो। यानी कि कोई कंट्री ऐसी है, मान लीजिए इंडिया के ऊपर, इंडिया का हमेशा क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिया जो है वो शुगर कैन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी सब्सिडी बनाती है। यानी कि उनको क्या देती है, बोलती है कि खर्चा आएगा शुगर कैन को प्रोड्यूस करने में 100 रुपये, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको 40 रुपये में प्रोड्यूस करवा देती है क्योंकि फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है। इसी वजह से ज़्यादा फार्मर्स ज़्यादा शुगर कैन को प्रोड्यूस करेंगे, शुगर कैन ज़्यादा बनेगा तो उससे चीनी ज़्यादा बनेगी, यानी कि स्वीट हम देख पाएंगे, और वो अगर ज़्यादा बनेगी तो उसका ट्रेड ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। और ये ऐसा होगा तो जो और दूसरी कंट्रीज है जो यहाँ पर सब्सिडीज नहीं दे रही हैं वो लोग इसका एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे क्योंकि उनके फार्मर कम उसको उगा रहे हैं। तो ये कारण क्या हुआ, एक तरीके से यहाँ पर WTO के अंदर भी दिखाई देता है कि वहाँ पर ये डिस्प्यूट हमेशा रहता है कि ये सब्सिडी ना दें। लेकिन अगर इन्होंने सब्सिडी दे भी दी, जो मान लीजिए अब कोई और हुआ नहीं, तो अब ये क्या करेंगे, काउंटर वेलिंग, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे उनके ऊपर कि ताकि इनकी चीनी को थोड़ा महंगा बनाया जा सके, या इनके जो और प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ऊपर भी इन्होंने सब्सिडी दी हुई है फार्मर्स को, तो उनको महंगा बनाओ, इनसे ड्यूटी ज़्यादा लो क्योंकि तुमने सब्सिडी ली है तो ये परसेंटेज हमें काट के दो। ये होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। यहाँ पर इसको प्रपोज क्यों किया गया है, सीवीडी को इंपोर्टिंग कंट्री जो है वो इसी वजह से लगाती है ताकि प्लेइंग फील्ड जो प्रोड्यूसर कंट्री और फॉरेन कंट्री है डोमेस्टिक, वो एक तरीके से फेयर रह सके, ताकि सब्सिडीज़ जो है उनको ध्यान में रखे। यानी कि फेयर होना चाहिए ना, कि आप इतना सस्ता करके बनवाओगे तो फिर ज़्यादा भेज पाओगे, लेकिन फेयरनेस हो, प्लेइंग फील्ड, यानी कि आप जो कोई मैदान में अगर खेल रहे हो तो वो बराबर का मैदान दोनों कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर रह पाए।
फिर WTO की क्या रेगुलेशन है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ पे, तो WTO ने यहाँ पर ओनली परमिट किया है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ को चार्ज करने का जहाँ पर जो इम्पोर्टिंग नेशन है वो पहले डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कर चुका हो कि उन्होंने जो एक्सपोर्ट यहाँ पर हो रहे हैं क्या सच में उनके ऊपर सब्सिडीज़ दी भी गई हैं उन गवर्नमेंट के द्वारा या नहीं दी गई है। तो पहले अच्छे से एग्जामिन करो और उसके बाद जाके आप उसको कर सकते हो। इंडिया के अंदर क्या मैकेनिज्म है, इंडिया क्या करता है कि जो काउंटर वेलिंग मेजर्स लेता है वो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR के द्वारा लिया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एंड इंडस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट है। तो देखिए हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं और हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटी होती है। मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसी मिनिस्ट्री के अंदर हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड भी यहाँ पर हो, या फिर हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का आप एग्जांपल लीजिए जिसमें 2 डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ यहाँ पर है और दूसरा हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पर है। तो इसी तरीके से मिनिस्ट्रीज़ कोई ऐसी मिनिस्ट्री होती है जिसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारी बटी होती हैं और उन्हीं का जो DGTR है वो यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्टर जनरल इसके ऊपर ध्यान रखते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर हम देखते हैं RODEP स्कीम क्या है। ये इंडिया की तरफ से एक स्कीम है जो कि क्या है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ये एक ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन स्कीम है कि हम दोबारा से इसको बनाएंगे, कितना स्कीम बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है इंडिया की तरफ से वो यहाँ पर सक्सेसर माना जाएगा कि उसके ऊपर आप लोग टैक्स या ड्यूटी मत लो। WTO के साथ क्या है, कंपेटेबल है क्या, WTO स्कीम को मानता है, वो कहता है ये स्कीम जो है WTO के साथ कंपेटेबल है, वो इनको मान चुके हैं और वो कहते हैं एंड टू एंड IT एनवायरमेंट बनाने के लिए ठीक है। अगर दूसरा नेशन कोई कंट्री है और वो ऐसा मान रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर WTO को भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है नॉन रिन्यूएबल हाइड्रोग्राफिक सर्वे अग्रीमेंट। रिसेंटली मालदीव्स ने यहाँ पर एक अग्रीमेंट आउटलाइन किया है कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे अग्रीमेंट था इंडिया के साथ में, हम उसको रिन्यू नहीं करेंगे, दोबारा से नहीं बनाएंगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, खासकर इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए स्ट्रेटेजिक हमारा ये एक मूव था। इसमें क्या था, देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे अग्रीमेंट था उसमें एक पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती कि वो करंट अग्रीमेंट को रिन्यू करेगी या नहीं करेगी, और अगर कर भी सकती है तो उससे पहले उसको कम से कम 6 महीने पहले इसको अग्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 दिन पहले कह रहे हो कि अब हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, कम से कम 6 महीने पहले आप बताएंगे। और यही यहाँ पर मालदीव्स के द्वारा किया गया कि उन्होंने जून 2024 में, जो कि एक्सपायर होने वाला था ये अग्रीमेंट इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जब नई गवर्नमेंट वहाँ पर आती है, नए प्रेसिडेंट वहाँ पर बन जाते हैं, तो ये नए जो प्रेसिडेंट आते हैं यहाँ पर ये ऐसा बोलते हैं कि अब हम इसको रिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रो चाइना का इनको टैग दिया हुआ है कि ये तो प्रो चाइना दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे अग्रीमेंट के बारे में। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे अग्रीमेंट है वो साइन किया गया था जून 8, 2019 को ड्यूरिंग PM मोदी विजिट। जब मालदीव्स के अंदर वो जाते हैं उस टाइम पे वो साइन करते हैं, और इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया को ये अलो किया गया था कि जो आइलैंड की नेशन टेरिटोरियल वोटर हैं उसके अंदर यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी की जा सकती है, यानी कि अच्छे से उसको स्टडी करके रिसर्च किया जा सकता है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, जैसे कि कोरल रीफ्स हैं, लगून्स हैं, कोस्ट लाइन, ओशन करंट, टाइड लेवल, ये सारी चीज़ें। तो देखिए अब हम यहाँ पर 2 शब्द आए, टेरिटोरियल जो वोटर होते हैं वो क्या, कौन से वोटर होते हैं। अब देखिए हर कंट्री का जो 250 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है समुद्र का, उसको माना जाता है कि वो वहाँ की टेरिटोरियल वोटर है। उससे आगे जाके उस पानी पे उसका अधिकार नहीं है। फिर कोई भी देश का कोई भी इंसान आके उसमें मछली पकड़ सकता है, जहाज चला सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर उन 250 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई भी किसी दूसरी कंट्री का आदमी अगर फिश पकड़ने भी आएगा तो भी वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका पूरा अधिकार किसके ऊपर है, वो इसी तरीके से माना जाएगा कि उसने अगर इंडिया के 250 नॉटिकल माइल्स के अंदर यहाँ पर कदम रख दिया तो इसका मतलब उसने इंडिया की टेरिटरी के ऊपर ही कदम रख दिया, बिना पूछे हुए, बिना परमिशन लिए हुए, तो इलीगल माना जाएगा। ये होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है गैलीप्यू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो किंग ऑफ भूटान जो है उन्होंने एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट को यहाँ पर अनवेल्ड किया
किया है और इसको जाना जाएगा गैलीपियो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के नाम से, जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के यहाँ पर होने वाला है असम के बॉर्डर के साथ में। तो बहुत बड़ी सिटी प्रोजेक्ट ये बनेगा, सिटी यहाँ पर बनाई जाएगी। गैलीपियो क्या है, देखिए गैलीपियो जो है वो 3 एंट्री पॉइंट्स पे बनने वाला है इंडिया और भूटान के, जिसमें समुद्ररूप जोंकर और जो ईस्ट है उसके अलावा पुंट सॉलिंग जो इसके वेस्ट में है, इनके साथ में ये बनेगा, बीच में बनेगा। अब समुद्ररूप क्या है, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये एक सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है नेपाल भूटान के अंदर, और पुंट सॉलिंग्स को हम देख पाएंगे कि ये हमारे असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर गैलीपियो मेगा प्रोजेक्ट है क्या, एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है। प्रपोज ये किया गया है कि लैंड कनेक्शन बनेगा, गैलीपियो से लेके लोग जो हैं वो असम के अंदर यहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जो इंडियन स्टेट है वहाँ तक एक्सटेंड होगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, उन सब से भी यहाँ पर ट्रैवल हो पाएगा कि वो लोग नॉर्थ ईस्ट से होते हुए यहाँ पर, हालांकि जो नॉर्थ एशिया की ये कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की उन कंट्रीज़ के अंदर ये जा पाएंगे यहाँ से होते हुए। सिंगापुर तक भी इसमें पहुँचा जा सकता है। तो डायनेमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है, और जो साउथ एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ये ब्रिज की तरह काम करने वाला है। तो ब्रिज क्या होता है, पुल की तरह ये काम करेगा। इसका एम क्या है, एम है कि ये इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके, ट्रेड को बढ़ा सके, जॉब्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सके, और ये जो है ये विजन पूरा का पूरा वैल्यूज़ में ज़्यादा ध्यान देगा, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को, और एस्पायर करेगा माइंडफुलनेस सिटी को, जीरो इमिशन इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए जिनसे जो इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है पॉल्यूशन करने के लिए, वो जीरो निकले, जीरो भी नहीं बल्कि इतना निकले जितना यहाँ पर अर्थ का जो कार्बन का साइकिल है वो उसको सस्टेन कर सके। लेकिन अभी तक क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसी वजह से जीरो निकालने की कोशिश की जाएंगी, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाई जाएंगी। खैर यहीं पे आज की जो हमारी क्लास है वो ख़त्म हो जाती है। कल हम आएंगे हमारी क्लास नंबर जो 3 होगी, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो मैगजीन से उसके साथ। और थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और कल सुबह 6 बजे दोबारा से आना ना भूलिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।